सो हेलो एवरीवन। आज से हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। तो 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2026 हम डिस्कस करेंगे पहले। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रो देता हूँ, बस उसको पहले सुन लीजिए तो पूरा जो है समरी यहाँ से पता चल जाएगा क्लास का थीम हमारा क्या है। तो ये क्लास भले ही हमारा 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बट एक्चुअली क्लास सिर्फ 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे 30 कॉन्सेप्ट है, साथ साथ में एक एक कॉन्सेप्ट का और भी निचोड़ यहाँ पे दे रखा है। तो ओवरऑल एक क्लास में आपको तकरीबन तकरीबन 75 से लेके 82 तक का जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि कैलकुलेशन मेथड, जैसे डिजिटल सम की प्रयोग करना ऑप्शन के साथ, एक एप्लीकेशन जो होता है उसके साथ साथ यूनिट डिजिट का प्रयोग करना, और अदर मेथड से हम कैसे कैसे चीज़ों को कैलकुलेशन कर सकते हैं वो भी साथ में बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे फार्मूला हमने करके रखा नहीं है, साथ में जो है यहाँ पे उस फार्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं। अगर आइंदा कंडीशन ऐसा आ गया कि उस फार्मूले को थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन दे दिया, तो आपको जो है उसी क्वेश्चन को लेके या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके एग्जामिनर नेक्स्ट लेवल तक कैसा सवाल पूछता है, तो वो भी अप्रोच यहाँ पे साथ साथ में बताया गया है। तो इस 1.5 घंटे में भले ही आपने बहुत कुछ जो है सीखे होंगे, तो साथ साथ में अप्लाई भी कर चुके होंगे। तो इसीलिए हर एक क्लास के साथ साथ अब इसको देते जाइए। हाँ, हो सकता है ऑब्वियसली क्लास थोड़ा लंबा हो, बट साथ साथ में जो टॉपिक आप घर में रिवीजन कर रहे हैं वो साथ साथ में क्वेश्चन के साथ भी रिवीजन हो जा रहे हैं। तो हर एक क्लास इतना लंबा भले ही नहीं होगा, बट मैं ट्राई करूँगा इसके साथ, जैसे कोई एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल के साथ साथ उसका चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नेम के साथ साथ वो पर्टिकुलर सब टॉपिक, और सब टॉपिक के साथ साथ उसका और रिवीजन पॉइंट कौन कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट क्लास के साथ हमारा वही थीम रहेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है HCF LCM जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन को हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हिंदी में सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन में ये बोला है, द सम ऑफ टू नंबर इज 56 एंड देयर डिफरेंट इज 1/7 ऑफ देयर सम, देयर LCM इज। यहाँ पे आपका LCM पूछा गया है। देखिए जैसे कि हमको बोला है कि दो नंबर है मान के चलिए, तो मैं ये मानता हूँ कि x और y दो नंबर है, और x माइनस वाई इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंट है, और यही आपको बोला गया है कि जो सम है वो 1/7 है किसके, आपका उन दोनों के बीच में जो नंबर का डिफरेंट है उनके। तो यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ ये चीज़ें कि x प्लस वाई और x माइनस वाई में ये चीज़ को नीचे ले आऊँ, तो आपका राइट हैंड साइड पे ये बचा रह जाएगा 1/7। डायरेक्टली मैं यहाँ से लिखूंगा x/y और यहाँ पे लिखूंगा 8/7, और उसके बाद है 4/3। बहुतों को ये क्वेश्चन आ जाएगा, सर डायरेक्टली आप x/y कैसे लिखें। तो इस तरीके को बोलते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मेथड। अभी हम आपको क्वेश्चन करने के बाद ये समझाएंगे कि हाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो मेथड होता क्या है। तो यहाँ से देखिए x और y का रेशियो मेरा आ गया है 4:3। यही चीज़ें मुझे 4 रेशियो में नहीं एक्चुअल नंबर में चाहिए। तो मुझे 56 जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो इन दोनों का सम का वैल्यू दे रखा है, मतलब 7 का, तो मेरा आ गया है 8। तो मैं बोलूँगा एक्चुअली में मेरा x जो है वो 4 नहीं 32 है, और y जो है वो 3 नहीं 24 है। अब इन दोनों का LCM आप निकाल लीजिए आराम से। इन दोनों के LCM ऑलवेज होता है 96। तो यही हमारा आंसर आ गया। कि यही करना, इतना ही करना काफ़ी है? ऑब्वियसली नहीं, हमें और कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट गैदर करना है। पहला है कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड क्या होता है। देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो जो मेथड होता है, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई फ्रैक्शन क्या होता है। x/y इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मान के चलिए यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, इक्वल टू आपको मैंने दे दिया है 6/3। ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो ये बोलता है कि आप जो ये न्यूमरेटर में रखा हुआ वैल्यू है उसके साथ आप डिनोमिनेटर को ऐड करिए। वैसे ही जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है x प्लस वाई,
उसको माइनस करिए किससे, जैसे x माइनस वाई, ये माइनस करिए, एक बार ऊपर प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। जैसे आप लेफ्ट साइड में कर रहे हैं वैसे ही राइट साइड में करना है, 6 + 3 और 6 - 3। तो आपका ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x/2y = 9 बटे आपका आ जाएगा 3। 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है 9 कट जाएगा, तो आपका x/y कितना आ गया, 3/1, या फिर ओनली 3 भी बता सकते हैं आप। इसको छोड़ के भी एचसीएफ एलसीएम में और 2 कॉन्सेप्ट है जहाँ से सैकड़ों सवाल भी पूछा गया है इन 2 सालों में। टोटल बोला जाए तो आरआरबी में भी पूछा गया है और साथ में है एसएससी में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला जो बोला है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये बोला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। 2 नंबर है, तो यहाँ पे मान के चलिए फर्स्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9, सेकेंड नंबर आपको मैं दे देता हूँ 12। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनको बोलूँ कि आप यहाँ का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आप एलसीएम नॉर्मल कैसे तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से आपको 3 बार में भाग करना है, तो 4 हो गया। तो आपका ओवरऑल एलसीएम कितना हो गया, 3 × 4 12, 12 × 3 36। ओके, एचसीएफ कितना हो गया इन दोनों में जो कॉमन है, तो ये जो आपका हो गया एलसीएम, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो देखिए आपका एलसीएम जो है 36 है, एचसीएफ आपका 3 है, तो आप लिखेंगे 36 × 3 एज इट इज, जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में बोला है उसी को ही हम देखना है। वहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था, 9 था, और सेकंड नंबर कौन सा था, 12 था। तो 36 × 3 कितना होता है, 108 होता है, और 12 × 9 कितना होता है, ये भी 108 होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला है कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी यहाँ पे क्या है, कोफिशियंट है। वैसे ही हम फर्स्ट नंबर क्या पकड़ेंगे, 9, सेकंड नंबर क्या पकड़ेंगे, 12, और उसमें हम जैसे एलसीएम निकाल रहे थे वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। 3 और 4 यहाँ से मेरा आ गया, ये है कोफिशियंट। कोफिशियंट उसको बोलते हैं ऐसा 2 नंबर जहाँ पे एक को छोड़ के, नंबर 1 को छोड़ के कोई कॉमन नहीं होगा। एक्चुअल में कोई कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। देखिए इसी को ही हम कोफिशियंट बोलेंगे। तो इसका एलसीएम हमने निकाल लिए थे, कितना है इसका एलसीएम, 36 है। इसका एचसीएफ कितना था, 3 था। कोफिशियंट कितना है, 4 और 3। देखिए 36 = 3 × 4 12, 12 × 3 36। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया कॉन्सेप्ट। तो ये 2 फार्मूले से और ये दोनों कॉन्सेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बोट कैन रो 36 kilometer downstream in a same time as it take to row 24 kilometer upstream if the speed of the stream is 3 kilometer per hour. What is the speed of the boat in still water? Okay, देखिए ये सवाल जो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम से पूछा गया एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक या फाउंडेशन फार्मूला देख लेते हैं। तो ये है वो फार्मूला अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। अपस्ट्रीम वो होता है, मान के चलिए ये जो है ये पानी का बहाव है, ठीक है, और ये बोट है। तो बोट अगर इस साइड जा रहा है और पानी का बहाव अगर इस साइड है, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो तब हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर दोनों का बहाव जो है, बोट पानी का बहाव भी इस साइड है, बोट का बहाव भी इस साइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के जाने के समय पानी का बहाव और बोट का बहाव एक होता है, इसलिए उसका गतिवेग जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आप स्ट्रीम, क्योंकि उस आप स्ट्रीम में क्या होता है, उसको अपोजिट जाना पड़ता है बोट को, इसलिए उसका जो है स्पीड कम हो जाता है। तो देखिए अब जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको बोला गया है कि बोट क्या है, ये जाता है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ओबियसली, और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में सेम टाइम में। मैंने अभी जैसे बोला कि डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ज़्यादा स्पीड में जाएगा, और जब ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो ज़्यादा किलोमीटर कवर करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोल दिया कि तब समय जो है सेम होगा। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का, चाहे बोट हो चाहे बाकी चैप्टर का भी कोई भी चैप्टर हो, जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = S × T।
ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ अपस्ट्रीम जिसको मैं टी यू लिखता हूँ अपॉन, इसको हम लिखेंगे ऐसे करके डी अपॉन एस। डिस्टेंस आपको जब बोला गया है कि अपस्ट्रीम में जब जाएगा तब कितना जाएगा डिस्टेंस, 24 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना होना चाहिए, मैंने बोला कि x माइनस वाई होना चाहिए। वैसे ही अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाए तो उसके लिए टाइम कितना लगे, मैं टी डी के उससे डिनोट करता हूँ। तो इससे जो है डी अपॉन एस लिखेंगे, डी मतलब कि डिस्टेंस, यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर है, और जब उसका स्पीड होता है तो क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है। यही दोनों मुझे क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यही बोला है कि टी यू मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम जो है ये समान है। तो यही चीज़ों को जो है मुझे समान करना है, ठीक है। तो मैं वही करूँगा, तो लिखूँगा कि 24 एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई होगा ना, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में बोला है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपका बोला है 36 एक्स प्लस वाई। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बोल दिया है। तो डाउन स्ट्रीम में जब जाता है तो इस देखिए 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x आ जाएगा, और मेरा इधर से आ जाएगा 3y, और इधर से आ जाएगा 2x और 2y। आपको यहाँ पे बोल दिया है कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो क्या है, वो है 3 किलोमीटर पर आवर, एक्स और वाई, जहाँ पे एक्स होता है बोट का स्पीड और वाई होता है स्ट्रीम का स्पीड। तो वाई का वैल्यू आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो हर एक जगह में वाई का वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6। देखिए जब ये इधर लेके आ जाएंगे आप तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जा रहा है 15। तो आप बोल सकते हैं जो बोट का स्टील वाटर में स्पीड होगा 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है मीन मोड मीडियन या फिर स्टैटिक्स जो चैप्टर है वहाँ से पूछा गया है। मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट आपका है, एक रिलेशन में अभी बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट का। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में समझते हैं। इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 61.54 लेस देन द मोड, ठीक है, देन द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सीड बाय मीन। सो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि मान के चलो यहाँ पे दिखा कि द मीडियन ऑफ ए डेटा इज 61.54 लेस देन द मोड, ठीक है। देखिए लेस देन द मोड मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है इधर, मोड बड़ा है। कितना बड़ा है, अगर मोड से मैं मीडियन माइनस करूंगा तो बोला है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आएगा 61.54। ये मेरा इक्वेशन में यहाँ पे बोला है। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि द मीडियन ऑफ द डेटा एक्सिड बाय मीन्स, ठीक है। तो मीडियन ऑफ द डेटा जहाँ पे इधर है कि मीडियन माइनस ऑफ क्या है मीन, ये कितना है, ये आपका कितना आएगा यही पूछा है। एक्सिड मतलब होता है बड़ा, मतलब कि ये मीडियन जो है मीन से कितना बड़ा है। अगर ये हमें निकालना है तो हमें डिफरेंस निकालेंगे तो ही काम चल जाएगा। देखिए ये करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये है मीन मोड मीडियन का एक रिलेशन, जहाँ पे हमने ये बोला है कि मोड इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन एंड 2 इंटू मीन, ठीक है। यही रिलेशन हमें याद रखना है। किसी को अगर ये रिलेशन याद रखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं एक छोटा सा ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। जैसे मोड है तो हमें जो है मेरे खुद का ये प्रॉब्लम होता था पहले कि ये 3 इंटू मीडियन होगा या फिर 3 इंटू मीन होगा। तो देखिए मीडियन में कितना वर्ड है यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, और मीन में कितना है 5 4 है। तो जिसके पास जितना वर्ड रहेगा उसके पास ज़्यादा मतलब कि नंबर रहेगा, मतलब कि 3 इंटू मीडियन मतलब मीडियन के पास ज़्यादा है तो उसके साथ 3 गुना होगा, तो इसलिए वो बड़ा है। और माइनस जो है 2 इंटू मीन, ये एक ट्रिक्स है, आप अगर सही से याद रख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल बात है। चलिए उसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम बिठाते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे आपको जो दिया है ये वाला इक्वेशन, ठीक है, यहीं पे हमें चीज़ों को बिठाना है। तो मैं आपको यहाँ पे यहाँ से लेके मोड का डेटा क्या बोला है, यहाँ पे मोड इक्वल टू क्या होता है
3 इंटू मीडियन MEDIAN मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दिया है कि माइनस यहाँ पे एक मीडियन यहाँ पे बचा रह गया, तो आपका इधर कितना बचा रह गया 61.54। देखो ये और ये माइनस चला जाएगा तो 2 मीडियन आ जाएगा और 2 मीन आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 अपॉन यहाँ पे जो है ये मीन लिखूँगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा 61.54। यही चीज़ें जब मैं इसको काटूंगा तो देखो आएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर लेता हूँ। तो इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो आपका आंसर ये आएगा कि मीडियन जो है मीन से कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 2 से जब जा रहा है तो 30 पॉइंट आपका 77 के करीब आंसर आ रहा है। चीज़ें समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये जो आपने अभी रिलेशन देखा मीन मोड मीडियन का, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्क्वाड एंड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट से पूछा गया एक सवाल है। तो ये सवाल को करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा स्क्वाड एंड इंडेक्स का, उसको मैं तरीके से आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करेंगे। देखिए, मैं अगर लिखता हूँ x इक्वल टू 14 प्लस 6√5, इसको हमारे कैलकुलेशन करने की जो तरीका है वो इस तरीके से होता है कि आपको ये जो रूट देख रहे हैं नीचे, जो छोटा वाला रूट देख रहे हैं, बड़े रूट के अंदर जो छोटा वाला रूट है, जो जैसे √5 है, तो √5 के बाहर आपको 2 रखना है, मतलब कि 2 रखना है, 2 के फॉर्म में रखना है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे 6 को तोड़ना पड़ेगा, 2 इंटू रूट यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो जैसे मैंने 6 को कैसे तोड़ा, 2 इंटू 3 में, 3 जब अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, ये 9 होके जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल में क्या लिख सकता हूँ, 14 प्लस 2√45। अब क्या करना है आपको, ये 45 को ऐसे तोड़ना है कि वो जोड़ के आपका 14 आ जाए, तो 5 और 9 ये दोनों मिला के 45 होता है। तो देखिए ये जोड़ के भी 14 आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ओवरऑल आंसर आ जाएगा √9 और √5, ठीक है। अब √9 को 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें इतना तक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि यहाँ पे बाहर हमको 2 रखना है, ठीक है, ऐसे फॉर्म में आना है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो मान के चलिए यहाँ पे y लिखा है, तो y के बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है √5 प्लस मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा। अब जो है हमें एक इस पर्टिकुलर चीज़ों को देखना है और देखने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो √y-3 यही चीज़ें देखिए क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, ये y का वैल्यू हमारा आ गया, साथ में एक -3 भी है। इसके चलते हमें क्या करना पड़ेगा, √5 ये जो है 4√5 प्लस 9। ओके, अब देखो 9 को मैं ऐसे लिखूंगा, इस मैंने क्या बोला कि बाहर जो है मुझे जैसे √5 के बाहर 2 रखना है, 4 नहीं रख सकते, तब आके वो फॉर्म नहीं बनेगा। तो जब 2 यहाँ पे रखना है तो हम 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2, एक 2 बाहर रहेगा, एक 2 रूट के अंदर जाएगा। जब रूट के अंदर जाते तो स्क्वायर होके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाए, 20 को हमें तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि वो जोड़ के 9 आ जाए। तो जोड़ के जब 9 आ जाए इसका सम, तो हम बोलेंगे कि 5 इंटू 4 जो है, ये एक जो है इसको जब हम ऐसे तोड़ेंगे तो उसको जोड़ के 9 आ जा रहा है, तो √5 और √4 इसका आ गया, किसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया √4 प्लस √5, ठीक है। अब आराम से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब मेरा इसका वैल्यू पूरा पूरा आ गया √5 प्लस √4 माइनस मैं लिख सकता हूँ ये √5 प्लस √4, इसी को ही तरीके से हम अगर ऊपर नीचे जो है √5 माइनस और √4 से गुणा कर दे, देखिए √5 माइनस √4 से गुणा कर दे,
तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो कैसे 1 आ जाएगा, बताते हैं कैसे 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये देखिए √5 का स्क्वायर, मैं नीचे वाले का सॉल्व करके जो दिखा रहा हूँ, और √4 का स्क्वायर का, तो आप क्या लिखेंगे 5 - 4, तो यहाँ से आपका 1 आ जाए। इसलिए मुझे नीचे वाली चीज़ों को देखना ही नहीं है, उसको ये हम कर देंगे नीचे वाले, क्योंकि मेरे को नीचे वाले से 1 आ गया। समझ में आ गया होगा इतना तक तो। अब ऊपर वाले जो है उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो जो ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 प्लस √4, यहाँ से जो है माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, √5 माइनस ऑफ √4, सॉरी प्लस ऑफ √4 आ जा रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइनस है, जब माइनस से गुना हो जाए प्लस हो जाएगा। √5 कट जाएगा, √4 के मतलब होता है 2, और ये √4 के मतलब ये 2 हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल आंसर जो है 4 आ जा रहा है। तो यही मेरा आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन में ये बोला है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 6/15 ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, हितेश incurs a loss of 28% if he sell it at 89% of actual selling price, then the profit percentage। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आपने कुछ आर्टिकल है उसको सेलिंग किया है 6/15। 6/15 मतलब ये होता है, मैं फ्रैक्शन वैल्यू से ही इस चीज़ को करने की कोशिश करूँगा समझाने की भी। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इनिशियल उसका सेलिंग प्राइस कितना था और फाइनली उसने जो सेलिंग प्राइस दिया वो कितना है। जब 6/15 इसका जो डिनोमिनेटर है 15, वो उसका क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब कि इनिशियली उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना था, वो 15 था, मैं मान के चलता हूँ। और फाइनली उसने छूट देने के बाद कितने में बेचा, 6 में बेचा। ये कोई रुपए नहीं है, ये मैं रेशियो में ले रहा हूँ कि एक्चुअली रेशियो में ही है, फ्रैक्शन में है। और इसके वजह से उसका लॉस कितना हुआ, 28% लॉस हुआ। अगर किसी चीज़ में 28% लॉस हो जाता है तो उसमें बेचा कितने में जाता है। मान के चलिए आपका एक 100% का सामान है और उसमें आपने 28% लॉस कर दिया, इसके मतलब सामान आप 72% में बेच रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये 6 का वैल्यू आपका एक्चुअल में 72% का वैल्यू है। लिखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे कि 72% जो है वो 6 का वैल्यू है, तो आपका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना था, 15 था। 3 से काटेंगे तो 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 2 से 36। तो आप बोलेंगे मेरा एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस था वो जो है 180% के हिसाब से था, ठीक है, 180% के हिसाब से था। तो बोला है कि इसी 180% के ऊपर अगर आप 89, मतलब यही जो असली सेलिंग प्राइस है इसको अब 89 में बेचते तो आपका कितना प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पे 89% को गुना कर देंगे। देखिए इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा। अब अगर कैलकुलेशन करेंगे इसको तो उसके बाद जो है ये 9 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। मैं ऊपर वाला पार्ट थोड़ा इरेज करता हूँ। आप साथ साथ में ना नोट डाउन भी कर लीजिएगा तो इससे सुविधा होगा चीज़ों। ये जो आप गुना करेंगे तो अब आ जाएगा 801 बटे आपका कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 16 80 मतलब होता है 160.2, ठीक है। तो 160.2 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 89% देने के बाद उसका जो है ये सेलिंग प्राइस हो गया। बोला है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। बताइए जरा, किसी भी चीज़ का प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका सीपी और एसपी के बीच में जो डिफरेंट होता है उसी से ही निकालते हैं। तो सीपी किसी चीज़ का नॉर्मली कितना होता है, 100% होता है, और आपका एसपी इतना है, तो बीच में गैप कितना है, 60.2 जो है आपने यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट किया है। यही आपका आंसर आ गया। कैसे लगा ये वाला कॉन्सेप्ट, सही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप एंड सिस्टम से पूछा गया ये सवाल हम डील करते हैं। 2 टैप कैन fill a cistern 4 hour and 38 hour respectively। थर्ड टैप है जो कि टैंक को एम्प्टी करता है कितने में, 38 आवर में। यहाँ पे बोला है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू टाइम टू फिल द 1/4 ऑफ द एम्प्टी सिस्टम इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टुगेदर। देखिए क्वेश्चन को तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आपको ये बोला है कि ये अगर टैंक है तो आपको यहाँ पे 2 पाइप जो है, इनलेट पाइप है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, ये दोनों ही क्या है, इनलेट है।
और एक यहाँ पे लगा है जो कि आउटलेट पाइप है। पहला वाला जो इनलेट पाइप है उसको अगर चला दे तो टैंक को 4 घंटे में भर देता है। दूसरा वाला जो इनलेट पाइप है उसको अगर भर देते हैं तो टैंक को 38 घंटे में भरता है। और जो आउटलेट पाइप है उसको अगर चालू कर दे तो 38 घंटे में खाली कर देता है। तो देखिए हमने क्या बोला था कि मान के चलिए पहला वाला जो टैंक है, पहला वाला जो आपका इनलेट पाइप है, तो उसको अगर अकेले चला दे तो 4 घंटे में टैंक को भर देता है। बी एक पाइप है, उसको अगर अकेले चला दे तो 38 घंटे में टैंक को भर देता है। सी एक पाइप है जो कि उसको चला दे तो -38 घंटे में क्या है, टैंक को खाली कर देता है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 76 आ जाएगा इन तीनों का। देखिए 4 38 38 का कितना आ जाता है, 76 आ जाता है। मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया बिकॉज ऑफ ये टैंक को खाली करता है, आउटलेट है, ठीक है। तो देखिए 76 मतलब क्या है, यहाँ पे 76 यूनिट ऑफ लिक्विड या फिर पानी हम इस टैंक की कैपेसिटी है बोल सकते हैं। यहाँ पे इस टैंक में उस इतना पर्टिकुलर लिक्विड रह सकता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, टोटल टैंक का जो है 76 है अपॉन 4 अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 19। इसका मतलब ये है कि ए 1 घंटे में 19 यूनिट लिक्विड या फिर पानी उस पर्टिकुलर सिस्टम या टैंक में भर सकता है। बी का जो है यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 76/48 कितना हो जाएगा, 38 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी को या फिर 2 यूनिट लिक्विड टैंक में भरता है। सी का कितना आ जाएगा, -2। इसका मतलब क्या, सी जो है पर्टिकुलर टैंक से 2 यूनिट ऑफ पानी निकाल देता है। समझ में आया इतना तक एक एक का एफिशिएंसी। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी सबका एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 19 है, बी का कितना है, बी का आपका ए का 19, बी का है 2 और सी का -2। अब बोला है कि मान के चलिए ये आपका टैंक है, टैंक को मैं 4 यूनिट में बांटूँ तो बोला है कि जो पहला वाला यूनिट है ये भी टैंक में लिक्विड भरा पड़ा हुआ है, इतना भी पार्ट में भरा पड़ा हुआ है, इतना भी पार्ट में भरा पड़ा हुआ है। अगर ये पूरा टैंक आपका 76 यूनिट का है और 4 पार्ट में बांटा है तो मैं बोल सकता हूँ 76 यूनिट जो है 4 का वैल्यू है और हमको चाहिए सिर्फ ये खाली वाला पार्ट, मतलब 1 यूनिट का पार्ट चाहिए। तो फिर कितना हो गया, 19 यूनिट का वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। मतलब कि 19 यूनिट पानी या फिर 19 लीटर तो नहीं बोलेंगे, लीटर नहीं बोल सकते, तो 19 यूनिट पानी या 19 यूनिट लिक्विड हमें भरना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप बताइए जब 19 यूनिट पानी भरना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो टैंक खाली है 19 यूनिट, उसके अब चलाएंगे, ए भी पाइप चला देंगे, बी भी चलाएंगे और सी भी चलाएंगे। तो हम जानते हैं ए कितना है, ए का वैल्यू जो है 19 है, मतलब कि एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी +2, सी का एफिशिएंसी -2, 2 कट जाएगा, इस 19 के साथ ये 19 कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमें 1 आवर लगेगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हुज एरिया इज 2x एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जिसका PQR यहाँ पे दे दिया है। द साइड ऑफ द ट्राइंगल आपके रेशियो में बोल दिया 4:5:6। उसके बाद बोला है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर। देन आपको जो है यहाँ पे निकालना क्या है ना, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे तो बस एक फर्जी वाला है, आपको जो टोटल पहले निकालना है वो है ट्राइंगल का ही एरिया निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला है जैसे ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में क्या है, और पर्टिकुलर ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है और ये जो है ट्राइंगल है। बोलते क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो पर्टिकुलर ट्राइंगल लेंगे तो उसका जो है ये द्विगुना हो जाएगा, मतलब 2 ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू आपका एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया PQRS, और ये जो है PQR, ठीक है। यही चीज़ें जो है आपको क्या निकालना है, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आपका क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बोल दिया है कि वो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है। जब आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल नहीं बोला जाता है मतलब आपका PQ यहाँ पे A है साइड, ये B है, ये C है, ठीक है। इसके मतलब है जहाँ पे साइड A इक्वल टू साइड B इक्वल टू साइड C, यहाँ पे जो है नॉट इक्वल होएगा। मतलब कि मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि ये एक स्क्लेरेंट ट्राइंगल है जिसका कोई पर्टिकुलर साइड समान नहीं है।
कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल है, उसके बाद आपका जो आइसोस्केलस है, स्क्लेंट ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जो सबसे अच्छा फार्मूला होता है एरिया निकालने का, वो होता है ये वाला फार्मूला, जिसको हम यूनिवर्सल फार्मूला ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं। ये पेरीमीटर बेस्ड ऑफ एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पेरीमीटर पता है और तीनों साइड पता है, तब आप जो है ट्राइंगल का इस फार्मूला से एरिया निकाल सकते हो। तो फार्मूला क्या है कि एस रूट अंडर ऑफ एस, यहाँ पे बोला है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे? एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर है। ए क्या है? बी और सी साइड ऑफ ट्राइंगल। आप कोई सा भी साइड को अगर नहीं दिया रहे, आपको अगर नहीं डिनोट किया गया है कि ये साइड वाला जो है मेजरमेंट इतना है, तो आप कोई सा भी साइड को ए बी सी पकड़ सकते हो। तो यही फॉर्मूला से हम ट्राइंगल का क्या करेंगे, हम उसका एरिया निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोल रखा है कि रेशियो के फॉर्म में जो है उसका जो ये ट्राइंगल अगर होता है, इसका लेंथ अगर 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर जो होता है ये तीनों भुजाओं की सम होता है। तो इसका पेरीमीटर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर जो मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा 6 और 5, 11 और 4, 15। 15 जो है आपका रेशियो पे मिला है, बट एक्चुअल में जो है वो 90 का वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं कि 90/15 मतलब है 6, मतलब कि 6 यूनिट है। एक 6 जो है 1 यूनिट का वैल्यू है। मान के चलो मैं ऐसे चलता हूँ, ए बी और सी। ए को मैं पकड़ लेता था 4, बी को 5, सी को 6। वैसे जब हम ये रेशियो में पकड़ेंगे और हम बोलेंगे एक एक यूनिट का वैल्यू जो है मेरा 6 आया है, तो एक्चुअल में ए का वैल्यू 4 ना हो के वो 24 हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 ना हो के वो 30 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 6 ना हो के वो 36 हो जाएगा। अब जो है ये मेरा पेरीमीटर का वैल्यू आ गया। मुझे चाहिए एस। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर का आधा होता है। आपको 90 अगर पेरीमीटर दे रखा है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 90/2 मेरा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। अब आराम से फॉर्मूले लगा के मैं पर्टिकुलर ट्राइंगल का जो यहाँ पे दे रखा है पी क्यू आर, उसका एरिया निकाल सकता हूँ। तो चलिए उसका एरिया पहले निकालते हैं। तो हमें जो फॉर्मूला दिया रखा था, तो रूट अंडर ऑफ एस, एस मेरा कितना आया 45, एस माइनस ए मेरा कितना आए थे, 4 का वैल्यू 24 आए थे, देखो तो 45 माइनस 24। वैसे ही बी का वैल्यू आया था 30, तो 45 माइनस 30। वैसे सी आया था मेरा 36, तो 45 माइनस 36। ओके, अब इसी को ही कैलकुलेशन करना है। 45 को मैं ऐसे लिखूंगा 5 × 9, यहाँ से जो निकल के आ जाएगा तो ये मेरा आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से और ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ 5 × 9, 21 को मैं लिखूंगा 3 × 7, 15 को लिखूंगा 3 × 5, 9 को लिखूंगा 9। देखो यहाँ पे भी एक 9 है, यहाँ पे भी एक 9, तो मैं बोल सकता हूँ एक 9 बाहर आ गया। यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, ये 5 बाहर आ गया। ये 3 है, ये 3 है, तो 3 भी बाहर आ गया। बचा रह गया रूट के अंदर 7। तो देखिए 5 × 9 45, 45 × 3 होता है 135 √7। ये क्या है, ये हमारा जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसका एरिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको जो है ए बी सी डी का जो क्वाड्रिलेटरल है वो उसका एरिया आपको निकालना है। और एक चीज़ें बोल दिया है, जो पी क्यू आर ट्राइंगल है उसका एरिया जो होगा ये ए बी सी डी जो है उसका क्या है, हाफ है। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे पी क्यू आर जो ट्राइंगल मेरा आया है, वैसा दो ट्राइंगल का एरिया लेंगे तो मेरा ए बी सी डी जो है इसका जो क्वाड्रेटल है उसका एरिया हमें निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है एक चीज़ करेक्ट करते हैं, ये ट्राइंगल का नाम आपको पी क्यू आर नहीं ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी। तो मेरा इसका एरिया जो है यहाँ से कितना निकल के आया, एक बात बताइए मेरे को जो है, मैं अगर इरेज करके बताऊँ उसके बाद मेरे बोला है यहाँ पे पी क्यू आर, जिसका एरिया मेरे को निकल के कितना आया 135, 135 √7। तो ये जो है हमारा ट्राइंगल का एरिया है।
तो इसका जो एरिया आएगा तो 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि 2 गुना है, तो 270√7 ये बोल सकते हैं। हमें √7 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, तो जब √7 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एरिया ऑफ ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा, 270√7 इंटू, एक मिनट, तो 270 जो है यहाँ का वैल्यू है, √7 का वैल्यू आपका दे रखा है 2.6, तो आप अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो एक तो है यहाँ पे 540 आ जा रहा है, प्लस 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 इंटू 2 54, 54 इंटू आपका आ जाएगा, बताते हैं हम तुमको, 27, ओके, यहाँ पे 0, 42 और 4 और 12 16, 162, यहाँ पे ये कट जाएगा तो 162 कर देंगे तो मेरे को ओवरऑल आ जाएगा 702, तो 702 जो है यहाँ का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बढ़िया था। अब जो है हमें यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखना है, अब साथ में और जो है हमें चीज़ें साथ में नोटिस करना है। कौन कौन सा, जैसे ये वाला फॉर्मूला तो हमने देख लिया, और कौन कौन सा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी साथ में रिविजन करना जरूरी है। देखिए, अगर हमें बोले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल है जहाँ यहाँ का ए बी का लेंथ है बी सी और सी ए, सबका जो लेंथ का साइड का लेंथ होगा वो इक्वल होंगे, तो इसका भी वैल्यू ए है, इसका भी वैल्यू ए है और तीनों का वैल्यू ए है। तब जो हमें कैसे निकालना है, तब निकालना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसी के साथ साथ जो है आइसोस्केलस ट्राइंगल का भी आपको बता चुके हैं। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल का क्या होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब ये होता है जिसका दो भुजाएं समान होता है, एक जो है यानी उसका साथ समान नहीं होता है। मान के चलिए ए और ए ये दोनों का जो है साइड समान है और बी वाले का जो साइड है ये समान और अनइक्वल है। तो वैसे हम आइसोस्केलस का ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला ये होता है कि b/2 √अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस b²/4। वैसे ही अगर हम जो है ट्राइंगल का और एक फॉर्मूला देखें जहाँ पे हाइट और बेस दिया रहेगा, उसमें ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे। अगर एक्विटेंगल ट्राइंगल आपको बोल दिया जाए, एक्विटेंगल ट्राइंगल ये होता है जिसका थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 से छोटा होता है वैल्यू। जैसे इस वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण, सबका वैल्यू जो है 90 से छोटे होंगे। अगर उन केस में आपका हाइट और बेस पता चल जाए तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हो। वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल का आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो आप जो है वहाँ से हाफ इंटू वी इंटू एच करके उसका भी एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल माने क्या होता है कि आपका कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे हाइट जो है, तो हाइट कौन सा, परपेंडिकुलर को हम हाइट बोलते हैं उसका, ठीक है। तो वैसे ही ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का कैसे हाइट निकालते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का मतलब होता है जिसका एक जो थीटा होगा वो 90 से क्या होगा, ऑलवेज बड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज। तो ये जो लेंथ है ना, ये उसका हाइट है, ये अंदर इसका कहीं पे हाइट नहीं बनेगा, इसका हाइट जो है बाहर बनेगा, ये उसका हाइट है, और ओवरऑल जो है ये उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये बेस हो जाएगा तब इसका एक्चुअली बेस यहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट। तो बेस जो हो जाएगा तब हम जो है इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। तो हमने तीन चीज़ें देखा, हाफ इंटू बी इंटू एच वाले फॉर्मूला से, सेमी पेरीमीटर से कैसे निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का कैसे निकाल सकते हैं, आइसोस्केलस का कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, P sell an item to Q at 50% profit. Q sell the same item to R at 60% loss. If R paid 3234 रुपये for this item, then what price is the item purchased by PU? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तरीके से आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी देखेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझाते अच्छे से। P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो P सामान को Q को बेचा, Q सामान जो है R को बेचा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि P ने जब सामान को ख़रीदा होगा तो 100 यूनिट पैसा दे के ख़रीदा होगा। अब रुपए नहीं बोल सकते, कोई एक्चुअल में दिया नहीं, तो मैं बोलूँगा 100 यूनिट पैसा दे के यहाँ पे
ख़रीदा होगा सामान को, और जब ख़रीदने के बाद 50% प्रॉफिट में बेचता है, तो क्यू को कितने में ख़रीदना पड़ता है? 150 रुपये में ख़रीदना पड़ता है, या 150 यूनिट में ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, जब क्यू 150 रुपये में ख़रीदा है सामान को और उसके बाद वो आर को बेचता है 60% लॉस में, तो -60 लिखूँगा। तो आर को उसने कितने में बेचा ये बताइए पहले। तो जब क्यू का यहाँ से मैं निकाल सकूँगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्यू का अगर 150 क्या है, उसका 100% का वैल्यू है। 100% मैंने उसका कॉस्ट प्राइस था, और अगर उसने 60% लॉस करे है तो फिर 40% का ही वैल्यू उसका बचा रहेगा आइटम का। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू जो है आर को जो सामान बेचा है वो 60 रुपीज़ में बेचा है, या फिर 60 यूनिट में बेचा है। वही 60 यूनिट का वैल्यू आपको बोला है क्या, इफ़ आर पेड, पैसे में कितना है 3234 रुपये। अब आपको तसल्ली हो गया कि पैसे वाला चीज़ हमको मिल गया है। तो 3200 जो है 34 रुपये आपका किसका वैल्यू है, जो आपने निकाला है 60 यूनिट का। उसके बाद आपको बोला है देन द व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द आइटम ऑफ द पी। तो पी का वैल्यू कितना था, 100 यूनिट था। तो यहाँ से आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। 2 से काटे 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 0, 7 से जाएगा, उसके बाद 8 से जाएगा, गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, 9, 3, 5, 5390 रुपये जो है ये सामान जो है क्यू ने ख़रीदा था इतने पैसे दोगे देकर। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में आपको इतना लंबा चौड़ा वाला सवाल को ऐसे तरीके से नहीं करना है, आपको लेना है सक्सेसिव। सक्सेसिव में आपको कैसे लेना है, सामान जब पी से लेके क्यू तक बेचा था कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट जब बोलेगा तो हम प्लस लेंगे। जब बोल उसके बाद बोला सेकेंड ट्रांजेक्शन में कितना हुआ है, लॉस हुआ है 60%। अब देखिए मैं 50 और 60 का क्या लूँगा, सक्सेसिव। सक्सेसिव हम लेते हैं तो कैसे, ये 60 इंटू 50 लिखेंगे, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, -10 आ जाएगा इधर, और -20 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा -40%। तो मैं बोल सकता हूँ जब फाइनली सामान को बेचा गया है कितने रुपए में, 3234 रुपये में, तब तक का ओवरऑल मेरा नुकसान हो चुका है 40%। अगर 40% नुकसान हो गया है तो मेरा बचा कितना है, 100 में से 60% चीज़ें ही बचा रह गया है। तो मैं बोलूँगा जो 3234 जो वैल्यू है वो परसेंटेज में 60% का वैल्यू है। हमको चाहिए रियलिटी वाला वैल्यू, मतलब 100% का वैल्यू, तो वही है। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, वैसे ही 1078 आ जाएगा वही कट के, तो हम वही बोल सकते हैं 5390। समझ में आया कि नहीं आया, ये एक मेथड हो गया। तीसरा मेथड हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, रेशियो मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलो एक सामान जो है पहले 50% प्रॉफिट में बेचता है, इसका मतलब क्या, 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब होता है हाफ। इसके मतलब है कोई सामान इनिशियली, मैं इनिशियली लिखता हूँ और यहाँ पे फाइनली लिखता हूँ, तो इनिशियली वो सामान अगर 2 रुपये में था तो उसके बाद वो कितने रुपये बेचा गया, 30 रुपये में। वैसे ही कोई सामान अगर 60% लॉस, 60% मतलब क्या होता है, 60/100, उसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 3/5 हो जाएगा। कोई सामान अगर शुरू में 5 रुपये का था, अब वो 3 रुपये का लॉस हो गया तो बचा रहेगा कितना, 2 रुपये का। तो इसके साथ ये कट जाएगा, 3 यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, ये। तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ें कि फाइनली मेरा सामान का जो वैल्यू आया है वो 3 रुपये आया है, या फिर 3 यूनिट आया है। वही 3 यूनिट का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 3234, और आपको निकालना है 5 यूनिट। चलिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है 3234 आपका 3 यूनिट का वैल्यू आया, आपको निकालना है 5 यूनिट का। 1 से जा रहा है 0, 7, 8, वही फिर से 5390। इस 3 मेथड से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। पहला है हमारा बेसिक मेथड, दूसरा है हमारा सक्सेसिव मेथड, और तीसरा हमारा हो गया रेशियो मेथड। कोई सा भी आपको आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पसंद है। वैसे तीनों ही मेथड जो है हम अच्छे से देखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 9, देखिए सवाल नहीं है, देख के तो ये लगता है बवाल है, एक्चुअल में है ही इतना बड़ा सवाल, बट यहाँ पे उतना कोई कठिन नहीं है, आसान तरीके से ही पूछा गया है। वैसे देखिए पढ़ते हैं पहले सवाल को, उसके बाद देखते हैं। बोला है द 3 प्रिंटर मशीन PQR जो है 3 टाइप ऑफ, आपका 3 प्रिंटर मशीन एक्चुअली आपके पास है।
व्हेन ईच इज वर्क अलोन, अगर अकेले अकेले काम कराया जाता है उसको, कैन प्रिंट 1 लाख बुक, ठीक है। अगर एक पी को यहाँ पे अकेला काम करवाया जाए तो 1 लाख प्रिंट करवाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा। क्यू को वही काम करने के लिए 16 घंटा टाइम लगेगा और आर को लगेगा 24 घंटा। देखिए ये 1 लाख यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, एक्चुअल में ये वैल्यू आपका फर्जी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बोल रहा है दिस मशीन प्रिंट बुक इन टर्न ऑन 1 आवर, ठीक है। स्टार्टिंग विथ पी फॉलोड बाय क्यू, देन उसके बाद फॉलोड बाय आर। समझ में आगे हो गई ये चीज़ें, मतलब कि आपने पी को पहले स्टार्ट किया, वो 1 घंटा काम किया, देन क्यू को स्टार्ट किया, वो 1 घंटा काम किया, देन आर को स्टार्ट किया, वो 1 घंटा काम किया, अलग अलग एक एक घंटे में, ठीक है। तो उसके बाद आपको बोला है कि हाउ एवर आफ्टर द 9 आवर पी स्टॉप फंक्शनिंग but Q and R continuously work alternatively for an hour, ठीक है। Q working during 10th hour till the printing of all the 1 lakh book completed. In how many years, how many hours in all the machine जो है Q and R complete the printing of the remaining book। देखिए टाइम एंड वर्क का बस बहुत अच्छा सवाल है ये। हमें पहले कुछ नहीं देखना है, पहले टारगेट हमारा रहेगा वर्क टोटल कितना है और एफिशिएंसी अलग अलग का निकालना है। जैसे पी क्यू आर 3 यहाँ पे मशीन है, पी एक काम को 8 आवर में करता है, वही काम को क्यू कितने में 16 आवर में करते हैं। वैसे ही जो आर जो है उसको 24 घंटे में करते हैं। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो मेरा आ जाएगा 48। एलसीएम किस चीज़ को डिनोट करता है, एलसीएम ऑलवेज आपको बताता है कि पर्टिकुलर टोटल काम कितना है। यहाँ पे काम आपका 1 लाख पेज छपने का नहीं है, काम आपका यहाँ पे एलसीएम 48 यूनिट है, ठीक है। यहीं से आपका एफिशिएंसी करके मैं पी का निकालूँ तो 48/8 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो क्यू का एफिशिएंसी 6। इसके मतलब ये होता है हर एक घंटे में पी जो है 6 यूनिट काम करता है। वैसे ही 16 आपका क्यू का हो जाएगा 3, तो क्यू का जो एफिशिएंसी है 3 हो जाएगा, देन आर का एफिशिएंसी आपका 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सब का एफिशिएंसी पता चल गया। देखिए तो फिर हमारे यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया, इस लाइन तक का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो बोला है ना कि द मशीन प्रिंट द बुक टर्न ऑन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड टर्न ऑन ईच आवर विथ पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो मैं पी को पहले स्टार्ट करूँगा तो वो 6 यूनिट काम करेगा, क्यू को स्टार्ट करूँगा तो ये 3 यूनिट काम करेगा, आर को स्टार्ट करूँगा तो 2 यूनिट काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा 3 घंटे में टोटल काम हो जाएगा, तो 3 घंटे में मेरा कितना काम होगा, 6 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट, मतलब मेरा हो गया 6 या 9 और 2 11। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि 3 आवर में मेरा जो टोटल काम हुआ है 11 यूनिट काम हुआ है, ओके। तो बोलता है 9 घंटे के बाद, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि आफ्टर द 9 आवर पी को स्टॉप किया जाता है फंक्शनिंग से। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा तो 9 घंटे तक काम ऐसे ऑल्टरनेटिवली काम करते करते टोटल काम कितना हो गया है। तो मैं इसको 9 आपका 3 से गुना करूँगा, तो 3 से गुना करूँगा तभी ये 9 आएगा। अब इसको 3 से गुना करूँगा तो इसको भी मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 33 यूनिट। तो मैं बोलूँगा कि 9 आवर में मेरा 33 यूनिट टोटल काम हुआ है, ओके। और बचा हुआ काम कितना है, तो फिर टोटल काम 48 था, बचा 33 है। तो इससे मैं ये बता सकता हूँ मेरा ओवरऑल काम जो बचा है 15 यूनिट ऑफ काम बचा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा इतना तक काम कंप्लीट हो। उसके बाद बोला है क्यू एंड आर जो है ऑल्टरनेटिवली वर्क करते हैं और क्यू जो है 10th आवर वाला जो है काम करता है, मतलब 9 घंटे जो काम कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्यू से ही स्टार्ट करा जाएगा, ठीक है। तो अगर क्यू से स्टार्ट करे जाते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि क्यू 1 घंटे में कितना काम करता है, क्यू 1 घंटे में काम कर रहा था 3, और आर 1 घंटे में कितना काम करता था, आर 1 घंटे में मेरा काम करेगा 2 यूनिट। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे 2 घंटे में काम हो जाएगा 5 यूनिट। बचा हुआ कितना था, 15 यूनिट काम बचा हुआ था। किससे गुना करूँगा तो 15 आ जाएगा, 3 से गुना करूँगा, ये भी 3 से गुना करूँगा तो 6, ठीक है। देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे बोला है कि मशीन क्यू एन आर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना था, 15 यूनिट था। वही 15 यूनिट काम करने के लिए क्यू एन आर को कितना टाइम लग गया,
6 आवर टाइम लग गया। अगर यही आपका आंसर हो गया, अगर आपसे ये ना पूछ के पूछा जाता कि टोटल टाइम कितना लगा था, एक तो ये रिमेनिंग में 6 घंटा लगा है और पीछे जो आपने 9 घंटा वो पी के साथ काम करे है, ये क्यू एन आर, तो वो भी तो जुड़ जाएगा साथ में। तो टोटल जो है टाइम अगर पूछेगा तो 15 आवर होगा और अगर सिर्फ रिमेनिंग पूछेगा तो 6 आवर होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत तसल्ली से इसलिए कराया क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा था और बट ईजी था। यही आपको बताना था कि बड़े क्वेश्चन ऑलवेज हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है कि ग्रीस स्कोर 572 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन and he was 30 marks out of 28% of maximum marks. In the same examination, his friend scored 473 marks. What is the percentage of his friend score marks? ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि ग्रीस कोई पर्टिकुलर एग्जाम में 572 मार्क्स लाता है, अगर वो और 30 मार्क्स लाता तो इसमें क्या हो जाता, उसका 28% मार्क्स कंप्लीट हो जाता। तो बोला है अगर उसका फ्रेंड जो है 473 मार्क्स लाया है तो कितने परसेंटेज का वैल्यू है। तो देखिए 572 जो है ग्रीस ने मार्क्स लाया, अगर वो और 30 ले आता तो परसेंटेज में किसका वैल्यू हो जाता, 28% का वैल्यू हो जाता। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो 602 है यही हमारा 28% का वैल्यू है। तो देखिए, तो फ्रेंड उसका जो ग्रीस का फ्रेंड है उसने कितना मार्क्स ले आया, 473 मार्क्स ले आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 28% जो मार्क्स है वो क्या है, 602 का वैल्यू है। तो 473 का कितना होगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 301 होगा, यहाँ पे जो है 14 बचा रहेगा, 7 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 हो जाएगा, 1 से काटा और यहाँ पे भी 1 से काटा तो 22 हो गया आंसर। तो एक्चुअली 22 आंसर है यहाँ पे भी। अच्छा 2 बार 24 यहाँ पे हो गया है, ये नहीं होगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे जो है 22 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है 22 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला है आनंद हैज 1407 रुपए विथ हिम, ही डिवाइडेड हिज अमाउंट बिटवीन टू सन्स अनिल एंड अशोक। ओके, तो ये बोला जाता है कि आनंद के पास 1407 रुपए हो गए और वो अनिल और अशोक में वो पैसे बांटना चाहते हैं। सो इसमें नेक्स्ट में पूछा है कि एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट देयर रेस्पेक्टिवली शेयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum compounded annually. It is observed that the annual investment amount to the same value after 15 years. Ashok invest does after 16 years. तो how much आनंद to अशोक इन्वेस्ट। ठीक है, तो आनंद जो है अशोक के लिए कितना इन्वेस्ट करा है ये आपसे पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से बता देते हैं क्या है कि देखिए यहाँ पे आनंद नाम करके एक आदमी है, वो 1407 रुपये क्या करा है, अपने 2 बेटों के नाम पे रखे हैं। तो 1407 रुपये आनंद के नाम पे रखे हैं, अनिल के नाम पे रखे हैं और अशोक के नाम पे रखे हैं। तो बोला जाता है जब कैसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रखे हैं, जिसका रेट कितना है 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली है। तो अनिल जो है उसका इन्वेस्ट ऑफ अमाउंट कितने समय के लिए बैंक में रखे होंगे, 15 साल के लिए, जबकि अशोक के लिए उसने कितना साल के लिए बैंक में रखे होंगे, 16 साल के लिए। देखिए हम एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसका जो नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। देखिए ये होता है कि a इक्वल टू पी प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ से ये जो a है ये कंपोनेंट होता है अमाउंट। अमाउंट माने क्या होता है कि मैं कितना प्रिंसिपल जमा करा है प्लस मुझे वहां से कितना CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ये मिला के होता है अमाउंट। P फॉर मेरा होता है प्रिंसिपल, मतलब कि मैंने बैंक में कितना पैसे जमा किया है। ठीक है, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। T यहाँ पे आपको दिख रहा है, T मतलब होता है समय, टाइम, कितना समय के लिए जो है आप वहां पे पैसे रख रहे हो। तो एक बात मुझे बताना, जहां पे ये T ज्यादा होगा वहीं पे इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो मिलने की संभावना ज्यादा है। तो जैसे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर
मैं 15 साल के लिए अनिल के लिए पैसा रखूँ, 15 साल अनिल के लिए पैसा रखूँ और 16 साल अशोक के लिए पैसा रखूँ, तो मुझे वो पैसा जो है दोनों ही जो है समान समान हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला यहाँ से आपको बता सकता हूँ कि अशोक के लिए मेरे को अगर कम पैसा भी रख दूंगा और अनिल के लिए मैं ज़्यादा पैसा रखूंगा, तब आके ये इक्वल हो पाएगा, क्योंकि अशोक का पैसा 1 साल ज़्यादा बैंक में रहेगा तो फिर 1 साल का इंटरेस्ट उसको भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये होता है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझाने की तरीका। अब जो है हमको ये बोलना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे अनिल को मैं एन से डिनोट करता हूँ और उस फॉर्मूले के हिसाब से एन क्या है, एन मतलब है अनिल का जो आनंद ने अनिल के लिए जितना पैसा जमा किया है वो मैं एन से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखूँगा। ठीक है, और टू दी पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको कैसे लिखा मैंने, जैसे 10% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन का वैल्यू उसमें होता है 1/10। मतलब है कि अगर प्रिंसिपल 10 है और आपको 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। दैट्स वाई मैंने ये लिखा 11/10 टू दी पावर 15। मतलब होता है कि उसका 15 साल के लिए उसका पैसा बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है ये पैसा इक्वल हो जाएंगे मुझे बोला है, तो मैं इक्वल में साइन दूंगा और अशोक के लिए मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। तो वैसे ही अशोक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों का समान समान है, तो ये भी 10। और बस फर्क यही है, ये 16 साल के लिए रखा है। देखो इस 16 के साथ ये 15 अगर मैं ऐसे कैंसिल नहीं किया जा सकता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पे जो है पावर में 1 बचा रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ए 11/10 यहाँ पे बचा रह जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अनिल और अशोक का जो पैसे की अनुपात होएगा वो कितना होगा, 11:10 में होगा। तो यही पैसा जो है टोटल क्या है, 1407 का वैल्यू है। देखो अनिल का और अशोक का, ठीक है, इतना ही तो पैसा मिला जुला के उसका पापा आनंद ने रखा होगा ना वहाँ पे। तो 1407 रुपये ये जो है 21 रुपये का वैल्यू है। तो बोला है अशोक के लिए कितना पैसा रखे, तो अशोक का वैल्यू कौन सा है, 10 वाला अशोक का वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे अगर 7 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, 7 से 2 1, फिर से यहाँ से 3 से काटूंगा तो 6 और 7, तो यहाँ से मेरा पैसा आ गया 670 रुपये। तो अशोक के लिए उसका पापा आनंद ने 670 रुपये रखे होंगे। और अगर आपसे पूछा जाता कि आनंद के लिए कितना रखे होंगे, तो तब आप जो है क्या करते, 1407 से 670 को माइनस कर देते। अगर आनंद से डायरेक्ट पूछता तो हम यहाँ पे 11 को दे के भी गुणा कर सकते थे तो हो जाता। ठीक है, फिलहाल हमें जो है यहाँ पे अशोक को पूछा तो 670 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला है कि प्रेजेंट शरद इज 3 टाइम ओल्ड एज हिज सन एंड हिज डॉटर इज 3 years younger than his son. If the sum of their age of these 3 people 3 years ago was 63, then what is the शरद present age? तो यहाँ पे 3 पीपल के बारे में बताया गया है, शरद, उसका बेटा और उसका बेटी। तो इन तीनों का जो है या क्या है ना, एज का जो है कॉम्बिनेशन दे दिया है और उसी एज का कॉम्बिनेशन देने के बाद हमसे पूछा है कि शरद का जो है प्रेजेंट एज कितना होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से देखा कि बेसिक से ही करना ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत तरीके से करने जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा शरद और यहाँ पे उसका सन और यहाँ पे लिखेंगे उसका डॉटर। तो एज सच हमारे क्वेश्चन में जो बोल रखे हो तो ये है कि शरद जो है 3 टाइम ओल्डर एज ए सन। तो उसका सन का एज अगर x है तो शरद का एज कितना हो जाएगा, 3x। और उसका डॉटर जो है 3 years यंगर देन हिज सन। तो अगर उसका सन की एज 1 है तो डॉटर 3 साल छोटे है तो 3x हो जाएगा। तो बोले 3 साल पहले, 3 साल पहले मतलब क्या है, तब शरद का एज कितना था, 3x - 3। तब उसका सन का एज कितना था, x - 3। वैसे ही उसके डॉटर का एज कितना था, 3x - 3 और उसके बाद है एक माइनस और 3। तो इनका सम जो आपको बोला है ये है 63। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा तो ये 3x 4x और यहाँ पे x तो 5x हो जाएगा। 63 उधर ये देखो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। वही 75 को मैं अगर 5 से भाग लगाऊंगा तो मेरा आ जाएगा 15।
तो शरद का प्रेजेंट एज मेरे को यहाँ से पूछा है, तो शरद का प्रेजेंट एज यहाँ पे कितना है 3x है, तो x का वैल्यू मेरे को 15 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ शरद का एज जो है 45 है, तो ये मेरा 45 का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आपसे कोई भी पूछे, कैसा भी पूछे, सन का भी पूछे तब उसका 15 हो जाएगा, डॉटर का पूछे तो उसका 12 हो जाएगा, जैसे भी पूछे उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि देयर आर 78 मेंबर इन ए ग्रुप ए एंड 22 मेंबर इन ग्रुप बी एंड 34 मेंबर इन ग्रुप सी। मतलब 3 ग्रुप है यहाँ पे, कुछ कुछ मेंबर करके आपको बताया गया है कि ए ग्रुप में कितना है 78 है, बी ग्रुप में 22 है, सी ग्रुप में जो है आपका 34 मेंबर है। ऑल द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वेंट टू रेस्टोरेंट एंड एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन ईच नंबर ग्रुप ए बी एंड सी 136 रुपये, 383 रुपये और 457 रुपये रेस्पेक्टिवली। द ओवरऑल एवरेज स्पेंड पर नंबर। कुछ नहीं है, सवाल दिखने में बड़ा है और बट यहाँ पे आसान है, तो जिसको बोलते हैं बड़ा पैकेट छोटा धमाका वाला सवाल है। सो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए, कोई बात नहीं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में यहाँ पे जो है आपको बोला है नंबर ऑफ मेंबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मेंबर जो है 78 है, तो मैं इसको क्वांटिटी क्यू से डिनोट करता हूँ। वैसे ही ग्रुप बी में कितना है 22 है, ओके, और ग्रुप सी में जो है 34 है। क्वांटिटी का मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि इसका जो हम रेशियो ले सकते हैं, तो सबके रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 39 ग्रुप ए में, 11 आ जाएगा ग्रुप बी, एंड ग्रुप सी में आपका कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बोलता है कि खर्चा कितना किया है पैसा, एवरेज खर्चा ग्रुप ए वालों ने जितना किया है वो है 136, ग्रुप बी वालों ने जितना किया है वो है 383, और ग्रुप सी वाला जितना किया है वो 457। देखिए यही हमारा जो है, मैं इसको जैसे ग्रुप ए ने टोटल कितना खर्चा किया है तो क्या होता है क्वांटिटी इंटू एवरेज खर्चा, मतलब 39 इंटू 136। उसके बाद ग्रुप बी 11 इंटू 383, ग्रुप सी में 17 इंटू आपका 557। ये डिवाइडेड हो जाएगा कितने में से, जो आपका टोटल क्वांटिटी है 39 + 11 + 17, ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा नीचे 67। अब इसी को हमको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए पूरा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, डिजिटल सम के प्रयोग आपको करना चाहिए। तो डिजिटल सम क्या होता है वही आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए आपका कितना आया है 39 × 136 प्लस, और कितना आया है 11 × 383 प्लस, और कितना आया है 17 इंटू, बताइए कितना है 457, और नीचे आपका 67 है। अब देखिए डिजिटल सम ये होता है जहाँ जहाँ पे 9 है उसको काट दीजिए, क्योंकि 9 मतलब होता है 1, तो 39 का जो है 9 में काट दूंगा। 136 का 6 + 3 मिला के कितना होता है 9, यहाँ पे भी 9 में काट दूंगा, तो मेरा ऊपर जो है बचा कितना रह गया, ये 3 और 1 4 बचा रह गया, प्लस वैसे 11 का जो कितना होता है यहाँ से 2 होता है, 1 + 1। वैसे 383 का कितना होता है 3 और 8 11, 11 और 3 14, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 10 होगा। ये चीज़ जब 10 होगा, 10 + 1 कितना होता है 10 प्लस सॉरी 10 नहीं, 1 + 0 जो होगा 1 हो जाएगा। जब तक आपका यूनिट फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक आपको जोड़ते रहना है, ठीक है। वैसे ही 7 या 8, यहाँ से 8 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 कट जाएगा। जब ये 8 है और ये 7 है, 7 8 कितना होता है 56, 56 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 को फिर से एक एक करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर से आपका जो टोटल ओवरऑल वैल्यू आ गया, जो आपका न्यूमरेटर से उतना आया 6, 6 और 1 7, ठीक है। बट नीचे कितना आया है 6 और 7 13, 13 मीन्स होता है 3 1 4, तो नीचे 4 रहेगा, नीचे हमको जो है 1 बिठाना था। मैं अगर इसको 8 से गुना करूँगा ऊपर नीचे तो कितना आ जाएगा मेरा, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, एक छोटा सा गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो आपका 4 नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली 3 होगा, क्योंकि ये तो गुना फॉर्म में है ना, तो 3 × 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 ना होके ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। माफ़ करिएगा ये वाला थोड़ा सा, तो 6 हो जाएगा, तो 6 8 6, और ऊपर से जो है हम इसको गुना करेंगे 7 से, 8 से तो गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। मेरे को ऐसा संख्या से गुना करना चाहिए जिससे नीचे 1 आ जाए,
देखिए 7 से गुना करेंगे ऊपर, 7 से गुना करेंगे नीचे, 6 7 42 आ गया, नीचे कितना आ गया 28 आ गया। तो वैसे ही जो है ये कितना है 10 है, मतलब 1 है, और ये कितना है 4 2 6 है। देखिए मैंने इसको समझाने के लिए बहुत धीरज रख के इसको करा है, पर जब वहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तब आपको बहुत जल्दी में करना है, ठीक है। तो आपका डिजिटल सम कितना आया है 6 आया है। आपको ऑप्शन से ढूंढना है कि कौन सा मेरा 6 डिजिटल सम आ रहा है। देखिए पहला वाला जो है ये क्या आ रहा है, ये 15 आ रहा है। 15 मतलब क्या होता है 6 आता है। ये जो है क्या है 5 8 6 11 11 13, ये 4 है। ये 12 मतलब हो जाएगा 3 है। ये जो है 8 के 9 है, ये हाँ ये 9 है। तो आपका 6 यहाँ पे डिजिटल सम आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गया होगा तो एक बार बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम मेरे को जो है बार बार आपको बताना है, ये चीज़ों को समझाना है, और धीरे से रख के मैं ही चीज़ों को बताऊँगा, थोड़ा टाइम लूँगा, क्योंकि डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँगा तो समझ में आएगा नहीं शुरू में, ठीक है। भले ही ये थोड़ा सा टाइम ले, पर सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े गुना करने से अच्छा है कि आप डिजिटल सम प्रयोग करके थोड़ा कोशिश करिए, यूनिट डिजिट करने की भी कोशिश करिए, इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। 14 नंबर क्वेश्चन वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखेंगे भी। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि देयर इज ए वुडन ब्लॉक इन ए फॉर्म ऑफ क्यूब, ठीक है। क्यूब का साइज का और शेप का एक वुडन ब्लॉक है, जिसका लेंथ जो है कितना है 8 मीटर है। वहाँ से आपको जो है क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, और पर्टिकुलर सिलेंडर का डायमीटर जो है कितना दे रखा है कि वो सिलेंडर होना चाहिए 1 मीटर ऑफ डायमीटर होना चाहिए, और उसका जो हाइट होना चाहिए सिलेंडर का वो 4 मीटर का होना चाहिए। तो बोलता है कि ऐसे कितना सिलेंडर मुझे बनेगा, और जितना सिलेंडर बनेगा उसको मैं अगर पेंट करूँ सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, तो मेरा पर स्क्वायर यूनिट का खर्चा होता है 14 रुपीज़। तो मेरा टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले हमें एक तरीका समझना पड़ेगा। मान के चलिए अगर आपका ब्लॉक ये है, और पर्टिकुलर ब्लॉक अगर लोहे का होता और उसको मैं गला के बनाता तो मेरे को जो है कोई लॉस नहीं होता। बट ये ब्लॉक जो है वुडन ब्लॉक है, वहाँ से मैं अगर सिलेंडर बनाऊंगा तो मेरे को कुछ पार्ट काट के जो है वहाँ से निकालना पड़ेगा। इसके चक्कर में मुझे कुछ पार्ट नुकसान होगा। तो मैं अगर बोलूँ कि क्यूब का जो होता है वो क्या है, वॉल्यूम 14 अगर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम 11 हो जाएगा। यही हमारा यूनिवर्सल रेशियो होता है अगर कोई क्यूब से अगर सिलेंडर बनाया जाए काट के, 3 यूनिट ऑफ वॉल्यूम लॉस होता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर ऐसे आपने कैसे बता दिया। यस, ऐसे बताया बिकॉज इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। उससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस अभी फ़िलहाल ये याद रखिए कि अगर मैं क्यूब से सिलेंडर बनाऊं तो जो है 14 यूनिट अगर क्यूब का वॉल्यूम होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 11 यूनिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं चीज़ों को करूँगा कि मान के चलिए कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना होएगा। यहाँ पे ए क्यूब माने कितना होता है, ए क्यूब यहाँ पे फिलहाल अभी मैं ए क्यूब लिखता हूँ। ए क्यूब इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए और थोड़ा सा बेसिक से करके दिखाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो है क्यूब रेशियो सिलेंडर के लिए मैं सी वाई लिखता हूँ। तो इसका रेशियो का फॉर्मूला मैंने ये बताया कि 14:1 में 14:11 में होता है। तो क्यूब के लिए सी, सिलेंडर के लिए वाई, तो इसका वॉल्यूम का रेशियो 14/वाई। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ देखिए तो हो जाएगा सी इंटू, मतलब कि क्यूब इक्वल टू सी यू लिखता हूँ सी वाई लिखता हूँ, तो क्यूब इक्वल टू क्यूब इंटू 11 इक्वल टू 14 इंटू सिलेंडर। देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है कि 1 मीटर डायमीटर का बनेगा, मतलब बहुत सारा सिलेंडर यहाँ से बनेगा। तो मैं बोलूँगा कि एन सिलेंडर मेरे को यहाँ से बनेगा। अब मुझे एन का वैल्यू ही पता करना है कि कितना सिलेंडर यहाँ से बनेगा, ठीक है। चलिए पता करते हैं। तो यहाँ से आपको पता करना है तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं एन इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई, पाई माने 22/7 पाई। उसके बाद आर, आर माने क्या है हाफ है, क्यों, क्योंकि डायमीटर जो है 1 है, तो इसलिए मुझे आर का वैल्यू हाफ लेना है। पाई आर स्क्वायर होता है, एच जो है यहाँ पे आपको 4 दे रखा है। उसके बाद जो है क्यूब का वॉल्यूम 8 × 8 × 8 मतलब ए क्यूब। जो क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब होता है। तो इंटू 11, 11 क्यों लिखा मैंने, वॉल्यूम के लिए। देखिए इस दो ये दो कटने के बाद मेरा जो है ये 4 पर्टिकुलर कट जाएगा।
इस 11 के साथ ये 22 कट के 2 ये कट जाएगा। और एक्चुअली यहाँ पे 14 नहीं है, 14 कहाँ होंगे, हाँ 14 भी तो होंगे। 14 क्योंकि देखिए 14 ही तो रेशियो मेरे मिला था, तो ये 7 जो है 2 से कटेगा। अब ये दो जो है 8 को काट देगा, तो जो है 2 बचा रहेगा। तो 8 अटम 64 और 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि 128 सिलेंडर मेरा यहाँ पे टोटल बनेगा। यही 128 सिलेंडर बना है। अब इसी को ही मुझे जो है टोटल जो है पेंटिंग करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 पाई मतलब होता है 44/7। आर का वैल्यू आपका कितना होता है? हाफ होता है। अब अगर आर प्लस एच जो हाफ है प्लस आप 4 करेंगे, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा टोटल ओवरऑल? जो है आपको यहाँ से 2 से काट दीजिए डायरेक्ट, तो 22/7 आ जाएगा इंटू 9/2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा 9/2 कहाँ से आया। अब बोला है कि 128 टोटल मेरा सिलेंडर बना है, और एक एक सिलेंडर टोटल सर्विस एरिया खर्चा कितना हो जाएगा? 14 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो मेरा इधर जो है 2 आ जाएगा। आगे यही 2 के साथ ये 2 कट जाएगा। अब जो है मेरे को इधर को इस चीज़ों को क्या करना है? गुना करना है। तो जब मैं गुना करूँगा, या फिर मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा, डिजिटल सम ले सकता हूँ, नहीं तो सब में यूनिट डिजिट जो है, अच्छा यूनिट डिजिट जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है डी में और ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट 5-5 करके है, तो हम नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे डिजिटल सम के प्रयोग करेंगे। तो डिजिटल सम कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे मान के चलिए 9 है, तो 9 को मैं काट दूंगा। ओके, 8 और एकम 9 बन रहे, ये भी काट दूंगा। तो मेरा बचा रहेगा यहाँ पे 22। 22 का मतलब क्या होता है? 2 + 2 मतलब 4 होता है, इंटू यहाँ पे 2 बचा रहेगा, तो 2 है, तो 8 है। मुझे देखना है डिजिटल सम किसका जो है 8 आ रहा है। ठीक है, मैं अगर ऑप्शन नंबर ए को देखूंगा, तो मेरा डिजिटल सम इधर से कितना आ रहा है? 5 2 7 2 9, ये कट जा रहा है। उसके बाद 4 3 7 7 3 9, यहाँ से 1 आ जा रहा है। यहाँ पे 7 2 9 4 5 9, तो यहाँ से 2 आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 से कितना आ रहा है? 4 4 8 8 3 11, अरे नहीं 5 और 4 काट दीजिए, 9 हो गया। 4 4 7 8 9, ये भी जो है आपका 9 आ जा रहा है। तो हम डिजिटल सम से भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ऑप्शन में जो है 2 ऑप्शन में 9 9 करके आ रहा है। तो डायरेक्टली मैं गुना यहाँ पे करूँगा, तो वो देखिए यहाँ पे 9 को गुना करूँगा, 128 को गुना करूँगा, तो 22 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा? तकरीबन 25, उसके बाद 344 के अराउंड आ जाएगा। तो देखिए डिजिटल सम यहाँ पे हम प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे डिजिटल सम भी प्रयोग नहीं कर पाए, यूनिट डिजिट भी प्रयोग नहीं कर पाए। तो हमें पूरा पूरा जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करना था। मतलब एग्जामिनर हमारे साथ यहाँ पे जज्बात के साथ खेल गया। अब देखिए यहाँ पे प्रूव करते हैं चीज़ों को कि कैसे होता है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि ये है क्यूब, और इस क्यूब को हमें जो है सिलेंडर का यहाँ से काटना है। तो क्या करेंगे? जैसे वॉल्यूम है ए क्यूब, ठीक है, इक्वल टू हमें क्या लिखना है? ए क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो डायमीटर है, और जो सॉरी क्यूब का डायमीटर नहीं, क्यूब का जो लेंथ है और सिलेंडर का जो डायमीटर है, वो क्या है? बराबर है। एक्चुअली और थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ क्यूब का ये जो है, जैसे कि ए क्यूब इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 22/7। ओके, आर स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर मतलब लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, हाफ हो जाएगा ना उसका, जैसे क्यूब का मान के चलिए मैं अगर लूँगा उसका, तो हाफ हो जाएगा उसका लेंथ, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। तो मैं स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। वैसे ही सिलेंडर का जो हाइट है वो क्यूब का लेंथ के बराबर है, तो ए हो गया। तो यहाँ से देखिए मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, 2 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये जो है कट जाएगा तो 14 हो जाएगा, ए क्यूब के साथ ये कट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो मेरा रेशियो आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा। मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लेता हूँ इक्वल ना करके, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, एक को यूज़ करना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ये कट जाएगा तो हमारा रह जाएगा ये 7 × 14, और यहाँ पे जो है 11 बचा रहेगा। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, तो क्यूब का जो मेरा वॉल्यूम है 14 हो जाएगा, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 11 हो जाएगा।
देखिए बहुत सारे और भी ऐसे रिलेशन हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करा है। तो कौन कौन सा है, जैसे जब सिलेंडर एंड कोन है, मतलब कि सिलेंडर से मुझे जब कोन बनाना है तो जब 3:1 में उसका वॉल्यूम होता है, मतलब 2 यूनिट जो है यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा, एग्जाम में टाइम बच जाएगा। वैसे ही सिलेंडर और स्फीयर के बीच में, मतलब कोई सिलेंडर से स्फीयर बनाना है तो उसका रेशियो 3:2 हो जाएगा। वैसे ही अगर जैसे रिलेशन बिटवीन क्यूब एंड स्फीयर, अगर मैं जिसको क्यूब से स्फीयर बनाना है तो 21:11 हो जाएगा। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो एक एक को तरीके से देखेंगे। अभी हम जो है PYQ सॉल्यूशन करें तो इसलिए नहीं, बहुत ज़्यादा देखना जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही वीडियो लंबा हो चुका है। उसके बाद जो है क्यूब एंड स्फीयर, मतलब मुझे अगर क्यूब मतलब स्फीयर से क्यूब को काटना है तो जो है हम कैसे करेंगे, तो तब जो है हमारा क्यूब का जो और स्फीयर का जो रेशियो हो जाएगा 7:11√3। वैसे ही हेमिस्फीयर और से हम जो अगर स्फीयर को काटेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे आने वाले समय में और कोई अगर रिलेशन ऐसे बन रहा हो तो मैं आपको ज़रूर साथ साथ में करा दूंगा। बाकी तो चैप्टर वाइज जब करेंगे तो साथ में करेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगा था ये वाला, बहुत कुछ सीख के जाएगा, मैं बोला था ना इसमें क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये बोला है, यहाँ से जो है आपको मीन कैलकुलेशन करना है। तो मीन में आपको क्या बोला है, जैसे आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और साथ में आपका स्टूडेंट का नंबर दे रखा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होता है, हमारे करने का जो तरीका होता है, हम डेविएशन लेते हैं पर्टिकुलर। जैसे मान के चलिए डेविएशन मैंने यहाँ पे जो है कितना लिया है, कोई भी ले सकते हैं, वैसे किसी भी चीज़ को आप डेविएशन ले सकते हैं, बट डेविएशन नहीं उठाना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग उठाना है। ठीक है, तो मान के चलो मैं डेविएशन लेता हूँ 70। अब 70 से मैं डेविएशन लूँगा तो मुझे कंपेयर करना है 70 से 81 तक कितना है, 11 ज़्यादा है। वही 11 जो है मुझे क्या करना है, 15 से गुना करना है। वैसे ही 70 के साथ 35 गुना करेंगे तो -35, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, तो जब क्या कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहीं के साथ 4 को गुना करेंगे। वैसे 70 से 73 जाएंगे तो +3, और इसी के साथ हम 3 को गुना करेंगे। 70 से 56 जाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कितना, -14 के गुना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से गुना करेंगे 11 और 15 तो 165 आ जाएगा मेरा यहाँ से। ठीक है, वो भी +165। और यहाँ से गुना करेंगे 4 इंटू -135 तो -140 आ जाएगा। वैसे ही 3 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो और वो भी प्लस वाला 9, और 14 से अगर मैं इसको गुना करूँगा तो -24। अगर -140 और -224, ये दोनों अगर कैलकुलेशन आप करेंगे, साथ में इसको 165 और 9 कितना होता है, 175, 174 होता है। तो 174 से इसको अगर माइनस करेंगे तो मेरा आ जा रहा है तकरीबन अराउंड 190। और इसको जो है हमें कितने में बांटना है, टोटल स्टूडेंट में बांटना है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 15 और 4 19, 19 और 3 कितना है, 22, 22 10 32, 32 और 6 38, और ये मेरा माइनस में वैल्यू आया है। तो 38 के साथ देखिए आप कैसे काटेंगे, 5 से कट जा रहा है तो मेरा आ जा रहा है यहाँ पे -5। मैंने डेविएशन कितना पकड़े थे, +70 पकड़े थे, और वही के साथ मेरा आया है रिजल्ट -5। तो मैं 70 के साथ -5 जोड़ दूंगा तो कितना कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो यही मेरा 65 आंसर आ रहा है। 16 नंबर वाला क्वेश्चन में ये बोला है, द फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हुज साइड मेजर 14√3 सेंटीमीटर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हेक्सागोन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन बनते कैसे हैं और उसका फॉर्मूला कैसे बनता है एरिया का। मान के चलिए ये हेक्सागोन का सेंटर है, यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा इधर, और यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा इधर। जो सेंटर है उसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, और इस पर्टिकुलर को ओ से डिनोट करता हूँ सेंटर को, और ये पॉइंट को ए और इसको बी से डिनोट करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हुआ है। मैं बोलूँगा कि यहाँ से जो पॉइंट ऑफ जीरो है वहाँ से ए तक का जितना दूरी है और ओ से लेके बी तक का जितना दूरी है ये समान है, इक्वल टू ए और बी ये भी समान है, क्योंकि ये हेक्सागोन है तो हेक्सागोन में इसका सब डिस्टेंस समान होता है। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ ओ ए बी जो ट्राइंगल मेरा बना है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है।
मतलब जिसका तीनों भुजाएं समान है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है √3/4। इसको मैं ए मानता हूँ, इसको भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब जो है साइड समान होता है, तो इसलिए उसका एरिया हो जाएगा 4a²। ओके, अब बताइए ज़रा, मैं यहाँ से अगर लाइन खींचूँगा, उसके बाद यहाँ से एक खींचता हूँ, इसको भी जोड़ता हूँ, इसको भी जोड़ता हूँ, तो ओवरऑल मेरा टोटल कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है? एक ये बन रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं बोलूँगा मेरे टोटल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है एक हेक्सागोन से, वो 6 बन रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक हेक्सागोन का एरिया जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है। तो देखिए, हेक्सागोन का एरिया में लिखूँगा, हेक्सागोन का एरिया जो है 6 इंटू आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, तो यहाँ से ये 3 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, 3√3/2 इंटू a²। ये हमारा हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला है। इसी एरिया फॉर्मूला से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा फॉर्मूला? 3√3/2 इंटू a²। तो हेक्सागोन का हर एक साइड का ए का वैल्यू आपको दे दिया है, जो कि 14√3 है। तो 14√3 का आपको स्क्वायर बिठाना है, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब मैं 2 बार डायरेक्ट गुना ही कर देता हूँ। इसके साथ ये 7 कट जाएगा, 7 या कितना होता है 21। √3 गुना करके आपका कितना हो जाएगा? 63। 63 इंटू 14√3 आपका इसी को ही गुना करना है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे 630 आ जा रहा है, और 4 से गुना करेंगे तो 3 4 12, 4 6 24, 25, मतलब 2 8 8 इंटू √3। तो मेरा ये आंसर आया है 882√3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा आंसर है। तो हमें यहाँ पे मेनली जो है हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला जो है उसको ड्राइव करना था, वो कॉन्सेप्ट समझना था। नहीं तो ये क्वेश्चन तो नहीं था ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे ये बोला है बोथ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो पहला है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दूसरा ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 इक्वेशन का जो रूट है ना वो समान है और कॉमन है। तो इसके बाद जो है आपका वैल्यू पता करना है, ये वाला 9b² का वैल्यू पता करना है, माइनस ऑफ 16k²। ये इक्वल टू आपका कितना आएगा, वही आपको जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इससे पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। ये देख, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका कॉमन जो इक्वेशन होता है या फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये x² है ना, इससे पहले जो वह है a, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे b है x का कोफिशिएंट, c जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला है कि कॉमन रूट, इसके मतलब क्या होता है? कॉमन रूट मतलब होता है जैसे कि आपका अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया है और दूसरे इक्वेशन दिया है, वहाँ पे आपका अगर कॉमन रूट बोले, इसके मतलब होता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट जो है बराबर होता है। मतलब कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। इसी फॉर्मेट से हमें जो है हमारे क्वेश्चन को टैकल करना है। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल दी है कि ये वाला इक्वेशन जो आपको दिया है तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में सजाना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे है 8x² प्लस मैं 4x² को पास में लिखूँगा। वैसे ही जो है हमें जब इसको ब्रैकेट से निकालना है तो ये 4a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 बचा रहेगा प्लस bx। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सजाऊंगा तो x² कॉमन ले लूँगा, 8a प्लस यहाँ पे 4 मेरा बचा रहेगा। वैसे ही यहाँ पे जो है bx बचा रह जाएगा प्लस 4a माइनस c बचा, 4a माइनस 8 बचा रह जाएगा। तो ये आपका a1 का वैल्यू हो गया, ये आपका b1 का वैल्यू हो गया, ये ओवरऑल जो है c1 का वैल्यू हो गया। वैसे ही आपको यहाँ से भी वही फॉर्म करना है। तो जब यहाँ से आप फॉर्म करेंगे और यहाँ से जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6ax²। तो आप लिखिए 6ax²
दूसरा वाला एक्स स्क्वायर जो है 3ax² है, देखिए कहाँ पे ना, इधर। तो वो दोनों हम पास पास में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों हम ऐसे करें तो उसके बाद बचा रह जाएगा ax, उसके बाद मेरा आ जाएगा इधर से 3a + x। अब 3a कैसे आया, ये जो ब्रैकेट से मैंने 1 से गुना करके निकाले थे वैसे आया। यहाँ से भी मैं x को कॉमन ले लूँगा, कॉमन लेने के बाद जो बचा रह जाएगा वही जो हो जाएगा 6a हो जाएगा +3। उसके बाद ये x, उसके बाद इधर का जो आपका c बचा रह जाएगा वो है 3a, अच्छा सॉरी यहाँ पे -6 है एक्चुअली, प्लस लिख दिया था, ओके। तो ये जो है -6 है। देखिए यहाँ पे आपका a2 का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे आपको k मतलब क्या है, b2 के वैल्यू पता चल गया, यहाँ पूरा पूरा जो है c2 का वैल्यू है। अब यही जो है हमें बोला था कॉमन मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2 करना है। यही चीज़ें हमको करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं उसको रेज करता हूँ उसके बाद उसको लिख के समझाता हूँ। देखिए तो a1 आपका क्या है, a1 है 8a + 4, a2 क्या है 6a + 3 इक्वल टू b1 क्या है, यहाँ से आप बोल सकते हो कि b/k जो है यहाँ पे क्या है, b2 है। तो अब यहाँ से देखिए ऊपर से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचा रह जाएगा आपका 4a, इसलिए ऊपर से 4 ही कॉमन चला जाएगा, 2 नहीं 4 कॉमन चला जाएगा। देखिए 4a + 1 बचा रह जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आपका बचा रह जाएगा 2a + 1, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, जब यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 2a बचा रह जाएगा, ये दोनों चीज़ें कट जा रहा है b/k। अब हमें जो है इसका स्क्वायर फॉर्म में बदलना है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 16/9 और यहाँ पे आ जाएगा b², क्योंकि मैंने दोनों साइड को होल स्क्वायर करना है तो b²/k², ठीक है। तो मेरे को इधर से आ जा रहा है कितना, 9b² इक्वल टू 16k², ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर ऐसे लिखूँ 9b² - 16k² इक्वल टू मेरे उस साइड में क्या बचा रह जाएगा, इक्वेशन के उस साइड तो 0 होता है तो 0 ही बचा रह जाएगा। तो मेरे देखो यहाँ का वैल्यू है 0 आ गया, तो ये मैं 0 में बोलूँगा कि इसका जो टोटल 9b² - 16k² है इसका वैल्यू जो है 0 है। इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे जो एलजेब्रा वाला चीज़ें है ना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे दोनों साइड के स्क्वायर ये हमने लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट या फिर ये वाला ट्रिक्स आपको देखना, देख देख के ये चीज़ें सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये बोला है कि ए ट्रेन ट्रैवल at 60 km/h cross another train traveling in opposite direction at 84 km/h in 30 seconds. What is the combined length of the both train? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। देखिए मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट रिविजन करा कर चलता हूँ कि एक जो सेट है उसमें 30 सवाल भले ही हो तो वहाँ से जो है 60 से 70 कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए एक बार में रिविजन में ही। दिन में 1.5 घंटा का इस क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो देखिए कोई सा भी ट्रेन इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड अगर इसका x है और इसका y है तो रिलेटिव स्पीड हमारा जो है जुड़ जाता है। वैसे ही मान के चलिए कोई सा भी एक ट्रेन इस साइड में जा रहा है और एक ट्रेन इस साइड में जा रहा है, इसका वेग अगर स्पीड जो है x है और इसका स्पीड y है तो x - y हो जाता है। हम यहाँ पे और यहाँ पे y किसको लेते हैं और किसको x लेते हैं, जिसका वैल्यू ज़्यादा है उसको हम आगे लिखते हैं। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x > y, मतलब x का स्पीड y से ज़्यादा है। यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे आप छोटा वाला लिखो या फिर बड़ा वाला लिखो, ठीक है। अपने क्वेश्चन में आप देखना है तो रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो प्लस होता है स्पीड, और अगर सेम डायरेक्शन में जाता है स्पीड माइनस हो जाता है। और अगर ट्रेन हो या फिर कोई हो, मान के चलो और एक कंसेप्ट बता देते हैं, जैसे कि एक ट्रेन इधर से जा रहे हैं और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, चाहे वो कैसे भी क्रॉस करे तो तब ट्रेन का जो लेंथ होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ जुड़ जाता है। वैसे ही जब ट्रेन जो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में आए या फिर सिमिलर डायरेक्शन में जाए,
हर केस में वो चीज़ें जो डिस्टेंस है दूसरा ट्रेन की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, चाहे वो पर्टिकुलर और एक ट्रेन को क्रॉस करे, चाहे वो कोई पर्टिकुलर ब्रिज या पुल को क्रॉस करे या फिर टनल को क्रॉस करे, तो हर बार जो है उसका साथ जो है जो ट्रेन का हमारे जो पर्टिकुलर लेंथ है उस लेंथ के साथ टनल का, पुल का और पर्टिकुलर जो और एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, चाहे ऑपोजिट हो चाहे वो सिमिलर डायरेक्शन में हो, वो क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, उसका लेंथ। पर पर्टिकुलर कोई इंसान या फिर छोटे गाड़ी हो उसके साथ ऐसा नहीं होता कि उसको हम निग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बोला है कि ये ट्रेन ट्रैवल यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन इन 84 किलोमीटर पर आवर इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द कॉम्बाइंड लेंथ ऑफ द बोथ। आपको जब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो मानना पड़ेगा कि यहाँ दोनों का जो लेंथ है समान है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ, सबसे बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है, d इक्वल टू एस इंटू टी, जहाँ पे d मतलब क्या है, दोनों ट्रेन का जो है क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। उसी को हम पहला वाले का भी एक्स है, दूसरा वाले का भी एक्स है। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर और 84 किलोमीटर पर आवर, दोनों को हम जुड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर पर आवर। बट हमें यहाँ पे टाइम तो जो है 30 सेकंड में दे रखा है और यहाँ पे आपको लेंथ भी मीटर में दे रखा है, मतलब कि पूछा है कि मीटर में, तो आपको 5/18 से गुना करना होता है जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो। कितना समय लगेगा, 30 सेकंड समय लगेगा। अब देखो 18 से ये डायरेक्ट कट जाता है 8 से, ओके। तो 2x इक्वल टू आप बोल सकते हो कि इस 2 के साथ इस 2 का भी डायरेक्ट काट दो तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा 600, ओके। तो 600 तो आपका जो है एक ट्रेन का वैल्यू होगा, बट आपको कॉम्बाइन बोला है तो आप जो है 2x का ही वैल्यू रखने देते हो वहाँ पे, तो 1200 ही हो जाता है हमारा। एक ट्रेन का बोले तो 600 है, दो ट्रेन का बोले तो 1200 मीटर इसका लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि 3 फ्रेंड एक्स वाई एंड जेड स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ मनी इन द रेशियो ऑफ 4:2:5। आफ्टर 6 months एक्स विथड्रॉ हाफ ऑफ द कैपिटल। इफ द सम ऑफ इन्वेस्ट बाय जेड 23,000, देन आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट कितना है, 37,000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई प्रॉफिट। मैंने आपको हर बार बोला है, कभी भी आप पार्टनरशिप वाला सवाल कर रहे हो तो वहाँ पे दो चीज़ें डिपेंड करता है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और पर्टिकुलर वो इन्वेस्टमेंट कितना टाइम के लिए आपके पास रहा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई जेड। आपको ऐसे लिखना है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया और पर्टिकुलर कितना टाइम के लिए रहा। जैसे एक्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना करे थे, 4 इन्वेस्टमेंट कराया, वाई कितना करे है 2 और जेड 5। यही चीज़ उसने 6 महीने के लिए रखा है टाइम, देखो यहाँ पे वही प्लस उसके बाद और 6 महीने के लिए उसका कितना पैसा चला जाएगा 2। मैं 2 क्यों लिखा, उसने आधा पैसा उठा लिया था। देखिए एक विथड्रॉ हाफ ऑफ दिस अमाउंट ऑफ द कैपिटल। इसका पैसा कितने दिन के लिए रहेगा, पूरा 12 महीने के लिए, इसका भी पूरा 12 महीने के लिए। कुछ नहीं दिया तो आपको 1 साल ही मान लेना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 साल मान लिया है। तो उस हिसाब से आपका जो है यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 है और 12 कितना होता है 36, रेशियो 24, 24 रेशियो आपका है 60, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 नहीं डायरेक्ट 12 से ही काट लीजिए, 3:2:5 आ जाएगा आपका। यही आपका जो है रेशियो का वैल्यू है। तो आपको क्या बोला है, ये जो 37,000 है ना ओवरऑल प्रॉफिट है, तो हम बोल सकते हैं कि 37,000 ये तीनों का वैल्यू है, 5 या 3 8 3, ये जो है 10 का वैल्यू है। हमको चाहिए क्या, एक्स और वाई का प्रॉफिट का जो डिफरेंट है, एक्स का कितना है 3 है और वाई का कितना है 2 है, तो इनका डिफरेंट कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये पूछा है कि ए रेशियो बी जो है यहाँ पे 2:3 है। देखिए ये वाला जो सवाल है तो मैंने यहाँ पे टाइप ऐसे लिख के लिया है, नेक्स्ट टाइम से मैं एकदम पूरा पूरा टाइपिंग करके उसको ले आऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सवाल समझ में आ रहा है। तो ए रेशियो बी जो है यहाँ पे 2:3 है। आपको यहाँ पे पूछा है कि 7a³ माइनस 2b³, यहाँ पे जो है इसका रेशियो में है, तो a³ अपॉन जो है यहाँ पे b³ का आपका वैल्यू क्या है ये पूछा है, ठीक है। मतलब ऐसा है जैसे 7a³ माइनस 2b³
का आपको रेशियो के फॉर्म में बोला है कि ये जो है बी क्यूब माइनस ए क्यूब क्या हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अब ऐसे ही देख लीजिए, ए का वैल्यू मैं 2 मान के चलता हूँ और बी का वैल्यू मैं 3 मान के चलता हूँ। अब यहाँ पे चीज़ें मैं एक एक करके कुछ नहीं करूँगा, जस्ट और जस्ट बिठाते जाऊँगा। देख लीजिएगा 7 है यहाँ पे, ए क्यूब माने क्या होता है 8, 2 है यहाँ पे, बी क्यूब माने क्या है 9। वैसे ही ए क्यूब माने मैंने बोला था 2 है, 2 मतलब यहाँ पे एक्चुअली 9 नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, हम तो स्क्वायर ले रही है, यहाँ स्क्वायर कहाँ होंगे, जस्ट 1। यहाँ पे देखिए 7 है, ए क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 इंटू बी क्यूब माने कितना हो जाएगा, ये बी मतलब होता है 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बी क्यूब माने कितना है 27 है, ए क्यूब माने यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, यहाँ पे 54। तो यहाँ से आपका 2 आ गया और यहाँ से आपका 19 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि ये मेरा जो है ओवरऑल का आंसर 2:19 में आया। ठीक है, यही आपका आंसर रहा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं बिठाया, बट यही आपका आंसर है 2:19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोला है -9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 56 बैठ जाएगा, अपॉन यहाँ पे 14 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -28, इससे काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -9, बट -14 था इसलिए ये भी -4 हो जाएगा और ये भी -28 हो जाएगा। ये 32 होता है और ये -9 ऐड करेंगे तो -41 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये भी, और इसलिए हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते, या फिर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बोर्ड मास है। ठीक है, बोर्ड मास से फॉर्मूला है, और अच्छा क्वेश्चन आएगा तब इसके साथ मैं कॉन्सेप्ट ऐड कर दूंगा। 22 नंबर वाला क्वेश्चन में हमें जो है जियोमेट्री से पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ये सवाल पूछा है। कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, उसके बाद जो सवाल को करेंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसका एंगल यहाँ पे बोल दिया है क्यू ओ आर 30 डिग्री, ठीक है 130 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि पी क्यू आर आपका ट्राइंगल है, पी क्यू एंड आर, जहाँ पे क्या बोला है कि क्यू ओ आर, यहाँ पे ओ एक बिंदु है, तो इसमें जिसका एंगल कितना आपको बोल दिया है 130 डिग्री, वो यहाँ पे क्या है इन सेंटर है ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। मेजरमेंट करना है आपको कौन सा वाला, ये क्यू पी आर वाला, मतलब पी कोण आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है, यही चीज़ें आपको यहाँ से अच्छे से बताना है कि पी कितना होगा। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर, इन सेंटर हम कैसे निकालते हैं, ये मान के चलिए ट्राइंगल है और यहाँ पे ये इन सेंटर है, आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है। इन सेंटर को अगर आपको ओ दिया तो मैं ओ ही लिखता हूँ। तो बोलते हैं ये इन सेंटर कितना है, ये निकालने के लिए हमको जो है इसके साथ रिलेशन बनाना है। तो हम कैसे रिलेशन बनाते हैं, तो इन सेंटर जो होता है ओ, वो ये होता है कि 90 प्लस ये जो आपने पी कोण देख रहे हो ना, इसका आधा जुड़ जाता है। ठीक है, ये होता है इन सेंटर के साथ रिलेशन का प्रॉपर्टी। अगर आपको एक सेंटर पूछे, मैं हाथों हाथ में एक सेंटर भी बता देता हूँ। मान के चलिए एक सेंटर कैसे बनता है, इसका बाइसेक्टर को लेके एक सेंटर बनता है, जहाँ पे आपका ये मैं एक्स को डोनेट करता हूँ, तो एक्स अगर एक सेंटर है तो एक सेंटर का जो है निकालने का तरीका होता है 90 माइनस पी बाई 2। ठीक है, वैसे आपको अभी फिलहाल इसको याद रखना है और इसी से हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हम लिखेंगे 130 हमारे इन सेंटर है, इक्वल टू 90 प्लस पी बाई 2। तो पी बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे प्रॉपर्टी थे। एक एक प्रॉपर्टी को लेके हम अच्छे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे वन शॉट लेके मैंने मॉड को डिस्कस करा है पूरा अच्छे से, वहाँ पे हर एक चीज़ों को समझाया है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ये बोला है कि 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 620 बाई 210। ये बोला है यहाँ पे कि मान के चलिए आपने एक नंबर लिया है x, उसका अगर आप 20% लेते हो तो इतना होता है। बोलते ये नंबर बड़ा है किससे, जब आप 620 लेंगे और 620 का 20% लेंगे।
ठीक है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 210 बड़ा है। बस यहीं पे आपको x का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं बड़ा। अच्छा 210 बोला है, तो यहाँ से आपको बस वही चीज़ें जो है निकालना है। देखिए यहाँ से कट जाएगा, तो 1 मिनट, जस्ट 2 को मैंने काट दिया तो कटेगा नहीं ऐसे। जस्ट 1 मिनट। 20 और यहाँ पे आपका है 100। ठीक है, तो पहले देखिए, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। इसके साथ मैं इसको पहले काट लेता हूँ, इसके साथ ऐसे, और ये जो है 5 बैठ जाएगा मेरा। तो x/5 इक्वल टू, मैं वहाँ पे 210 लिखूँगा, इक्वल टू प्लस दे के ये गुना करके कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। तो मेरा आ जा रहा है 334। अब x इक्वल टू मेरा 334 इंटू 5 में लिखूँगा तो मेरा टोटल ओवरऑल आ जाएगा 1770 के 44 आ रही है। ठीक है, ओके, 334 आएगा, और इसके साथ अगर मैं 5 से गुना करूँगा तो 1770 मेरा आंसर आ जा रहा है। समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, कुछ था नहीं, ये परसेंट से इसे पूछा गया, एक नॉर्मल सवाल था। उसके बाद है प्रोपोर्शनल से पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। अगर 2 नंबर दे के आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता है तो आपको ऐसे लिखना होता है कि 16 पहला वाला नंबर रेशियो, दूसरा वाला नंबर 24 डबल रेशियो, फिर से आपको दूसरा वाला नंबर को लिखना है 24, तीसरा वाला नंबर आपका x। ठीक है, यही को आपको निकालना है। हम जानते हैं 1 इंटू 4 मतलब 16 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है, मतलब कि 24 इंटू 24। 4 से काटते हैं 6 बार में, फिर से 4 से काटेंगे 6 बार में, x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 36। तो 36 ही जो है मेरे x का वैल्यू है, और x मैंने थर्ड प्रोपोर्शन को पकड़े थे, तो इसका आंसर हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये बोला है, ए डीलर बाय 2 आर्टिकल एक्स एंड वाई, और वही 2 आर्टिकल उसमें सेम प्राइस में ख़रीदा है, 500 रुपये में देके ख़रीदा है। एक्स को भी 500 रुपये दे के ख़रीदा है, वाई को भी 500 रुपये दे के ही ख़रीदा है। और ख़रीदने के बाद जो मार्केट प्राइस रखता है, एक्स का भी जितना मार्केट प्राइस वो रखता है, वाई का भी उतना ही मार्केट प्राइस वो रखता है। ही सेल, उसके बाद एक्स को उसने सेल करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, जैसे 50% सक्सेसिव डिस्काउंट एंड 28% सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद भी उसका जो प्रॉफिट कितना होता है, 958 रुपये प्रॉफिट होता है। तो बोलते हैं वाई अगर डायरेक्टली 77% डिस्काउंट दे तो वाई का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। देखिए, हम एक से पहले उसका मार्केट प्राइस ढूंढेंगे। मान के चलिए यहाँ पे 50 और 58 का जो सक्सेसिव होता है ये होता है 78। 78 को 50 को जो है मैं 28 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 1400। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 78 माइनस 14 तो मेरा आ जाएगा 64%। अगर किसी सामान मार्केट प्राइस अगर 100% है, उनमें आपने जो है 64% डिस्काउंट दे चुके हो, तो सामान को बेच कितने में रहे हो? 36% में बेच रहे हो। ठीक है, ये आपका एक एसपी आ गया परसेंटेज में। तो आप बोलोगे कि आपका एसपी जो है कितना आया? 36% एसपी आया। कब? मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और एक एसपी आएगा पैसे से। देखो, कोई सामान का एसपी कितना होता है? उसका प्रॉफिट होता है प्लस उसका सीपी होता है। प्रॉफिट कितना है? 958, और सीपी कितना उस सामान का? 500, तो 1458। यही 2 चीज़ें जो है, ये भी एक एसपी है, ये भी एसपी है। हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगा यहाँ पे कि एमपी का 36% बराबर हो जाएगा मेरा 1458। तो मैं यहाँ से एमपी निकालने के होगा तो 1458, वहाँ से आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 36 आ जाएगा। देखो, 9 से कटेगा 4, ये भी कटेगा 1, 6, 2। कैसे पता चला 9 से कटेगा? क्योंकि जो है इसका डिजिटल सम मैं लूँगा तो 4 और 5 9, 8 के 9, देखो 1400 का 9 से कट जा रहा है, तो इससे पता चल गया कि 9 से कट जाएगा। और 36 का 6 और 3 जो है 9 होता है, तो वैसे हम पता कर लिए डायरेक्ट। ये जो है ये 25 से कट जाएगा, तो डायरेक्टली मेरे को यहाँ पे आ जाएगा कितना? टोटल आ जा रहा है आपका 4050। ये आपका एमपी हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों का एमपी जो है, एक्स का भी जितना एमपी है वाई का भी उतना ही एमपी है, तो मैं वहाँ से वाई का सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। तो वाई का एसपी कितना है? वाई का अगर मार्केट प्राइस 4050 है,
और किसी चीज़ का मार्केट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं कि उसका डिस्काउंट कितना दिया है। 77% अगर डिस्काउंट दिया है तो उसने 23% में प्रोडक्ट को बेचा होगा, ठीक है, 2 से, और ये जो है 81 से कट जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा तकरीबन 931.5। तो ये वाई का सेलिंग प्राइस हो गया। वाई का सीपी कितना है, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था तो वाई का सीपी भी 500 हो जाएगा। यहाँ से मुझे प्रॉफिट वाई का मिल जाएगा, तो मैं वही निकालूंगा। देखो वाई के लिए सीपी इतना है, मैं वाई के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्वेश्चन मेरे को वाई का बोला है। एसपी कितना है 500, 931.5। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से पॉइंट को हटा के मैं 0 यहाँ पे बिठा दूँगा। 5 से ये कट जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ से ये कट जाएगा तो 1863। देखो 863 इसका प्रॉफिट है 1000 रुपये में, तो 100 में कितना हो जाएगा वही चीज़। 100 में मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 86.3% यहाँ से मेरा प्रॉफिट आ रहा है। 86.3%, तो 86.3%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका है। नेक्स्ट भी ऐसा सवाल आएगा तो दूसरा भी अप्रोच हम देख लेंगे और तरीके से। ये वाला अप्रोच जो है, पहले मुझे मार्केट प्राइस निकालना पड़ा, और मार्केट प्राइस निकालने के बाद मुझे सेलिंग प्राइस, उसके बाद मुझे कंपेयर करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ये बोला है कि रूट अंडर क्यूब ऑफ 6859। देखिए 6859 किसका क्यूब होता है, 19 का होता है। ये किसका टू दी पावर 4 होता है, 4 का होता है। ये जो है 2, ये 57 होता है, और 168। देखिए आपको ये 4 से नहीं काटना है, डायरेक्ट इन काम करते हैं, ये 3 से काट देते हैं, उसके बाद ये 2 से, और ये 2 के बाद ये जो है 84 से कट जाएगा, और 3 दूने 6, 3 8 24, 28 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन को नहीं बिठाया, तो आपको खुद से कैलकुलेशन करना है, बट ऑप्शन इसका जो है आंसर इसका 28 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपको एक काम भी करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे आपको ये करना है कि 1 से लेके 20 तक का क्यूब दीवार में जाके चिपकाना है, और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर जो दीवार में लेके चिपकाना है। 31 से लेके 100 तक, और 100 के बाद से कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो मैं बता दूंगा ट्रिक से। बट इतना तो आपको रटना है, 1 से लेके 20 तक और 1 से लेके 30 तक दीवार में चिपका दिए। रटना नहीं है एक्चुअली, दीवार में चिपकाने के बाद आप डेली देखेंगे ना, अपने आप से ही वो याद आ जाएगा। देखिए ये चीज़ बहुत अच्छे वाला सवाल है, सेकंड ओवर में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये बोला है आपको, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन ए सो दैट द ये 8 डिजिट नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाए। 4 से डिविजिबल हो जाए, इसीलिए आपको क्या करना है, उसका जो फॉर्म होता है कि लास्ट का आपका जो है 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 08 है। ये 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, 02 हो जाएगा। ठीक है, 0 को मैं काट भी दूँ तो मतलब 2 आ जाएगा, सर यही बोलना चाहता हूँ। तो लास्ट का 2 डिजिट से देख के हम बता सकते हैं। वैसे 8 का अगर बोले तो कैसे देखना होता है, लास्ट का 3 डिजिट देखना होता है। 3 को कैसे देखते हैं, ओवरऑल को मिला जुला के हम देखते हैं कि हाँ 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। 9 को कैसे देखते हैं, ओवरऑल को मिला जुला के जोड़ के हम देखते हैं कि हाँ उस 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला समझ में आ गया है। तो हम जो है, और 5 से भी कैसे देखते हैं वो भी बताते हैं। 5 से ऐसे देखते हैं कि लास्ट वाला डिजिट जो है आपका 0 या फिर 5 होना चाहिए। 2 से कैसे देखते हैं, लास्ट वाला डिजिट 0 या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो इतना तो हमें समझ में आ गया होगा। 11 और 13 वाला हम तरीके से बताएंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन में लौट के आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो देखिए लास्ट वाला डिजिट हमारा 2 से 4 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो अब देखिए आप घर में जाके काम करिए, एक ही जगह में आप 9 भी रखिए, 5 भी रखिए, 7 भी रखिए, 4 भी रखिए, सब समय ऑल टाइम जो 4 से डिविजिबल होगा। तो फिर क्या 4 ऑप्शन होगा, नहीं। आपने क्वेश्चन में एक बात बता दी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होता है, ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है 9 बड़ा है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 9 मैं बिठाऊंगा। अगर आपको मिनिमम बोलते तो आप 4 लेते, ठीक है। तो ये आपको बोल देगा कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है उसके ऊपर, नहीं तो चारों ऑप्शन से ही जो है यहाँ पे ये 4 जो है डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट का 2 नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, बोले एट व्हाट रेट पर ईयर विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। बोलते कोई सम अगर डबल होता है इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए वो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई।
सम डबल हो जाना का मतलब ये होता है कि ये जो है ये 2x हो गया। जब ये 2x होता है तो आपका प्रिंसिपल भी x होता है और आपका इंटरेस्ट भी x हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ऐसा इक्वल टू PR/T/100 यही बोलता है। तो मैं डबल हो जाने का मतलब होता है मेरा जो है इंटरेस्ट x हो चुका है और यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल भी x था शुरू में, मैंने r मात्रा में मुझे जो है क्या है रेट मिला है, टाइम जो है 16 है और यहाँ पे अपॉन 100। इस x के साथ ये x काट दूंगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। तो अब मेरा यहाँ से रेट जो है 6.25 आ जाएगा। और आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 29 में हमको ये बोला है द एवरेज ऑफ 13 नंबर, ठीक है, इज़ 8 मान के चलो। उसके बाद क्या बोला है, मल्टीप्लाई बाई 7 देन व्हाट इज़ द न्यू एवरेज। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हर एक नंबर पे आप एक्स करो जोड़ो, ठीक है। हर एक नंबर पे आप एक्स को जोड़ोगे ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जब एक्स को जोड़ रहे हो, ये 13 नंबर का आपका एवरेज कितना बोल दिया है, 8 है। पहला पॉइंट, अगर हर एक नंबर पे अगर एक्स जोड़ोगे तो न्यू एवरेज जो आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 + x आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में या फिर हर एक नंबर में अगर आप x को गुणा करोगे तो आपका न्यू एवरेज आ जाएगा 8 × x। वैसे ही आपको बोला है कि 13 नंबर का एवरेज जो है 8 है और मल्टीप्लाई बाय आपने 7 करा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 8 × 7, ये जो है 56 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 56 जो ऑपरेशन हम हर एक नंबर के साथ करेंगे वही ऑपरेशन आपका ओवरऑल एवरेज के साथ होगा। बस यही जो आपका पॉइंट है कि सबके साथ सेम ऑपरेशन होना चाहिए, सेम नंबर जो है यहाँ पे ऐड होना चाहिए, नहीं तो सेम नंबर गुना होना चाहिए, तभी आके ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमने अभी 29 वाला कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे बोला है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली, ठीक है, एक टावर है जो कि वर्टिकली स्टैंड है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, कितना दूर में है 28.6 दूर में है, ठीक है। ये फुटप्रिंट है इसका। और नेक्स्ट बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप कितना है 45 है, ओके। उसके बाद बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर कितना है, यही पूछा है आपसे और ये जो है 45 डिग्री का बोल दिया है। ऑब्वियसली जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट एंड डिस्टेंस में ये कोण 90 होता है, अगर एक 45 है तो दूसरा 45 होगा। पूरा आपको सॉल्व करना नहीं है। 2 केस स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा। जब ऐसे एक ये है केस स्टडीज़ 1, जब 45 और 90 वाले फॉर्म में हो तब क्या होता है, जैसे 45 के सामने वाला जो भुजा होता है ये 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और 90 के सामने वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो के फॉर्म में होता है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अगर आपको बोल दिया है कि जैसे 28.6 ये रेशियो में फॉर्म में मैंने कितना बोला 1 का वैल्यू है, तो ये भी जो है ये भी रेशियो के फॉर्म में 1 ही है, तो ये भी 1 का वैल्यू है। तो मेरा जो है यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 86, ये 28.6 आ गया। देखिए ये तो आपने कर लिया। दूसरा केस स्टडीज के बारे में मैं बताता हूँ। मान के चलिए अभी जैसे मैंने बताया ये अगर 45 है, ये भी 45 हो जाएगा अपने आप पे और ये 90 हो जाएगा। तब आपको रेशियो के फॉर्म में क्या आएगा, आपका ये जो 90 वाले सामने वाले है उसका रेशियो 2 यूनिट हो जाएगा, 45 वाले का 1 यूनिट हो जाएगा ये, और इसका सामने वाला 1 यूनिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा केस स्टडीज़। तो दूसरा केस स्टडीज़ में हम ये देखेंगे, जब आपके ये वाला 30 है और ये वाला एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला 90 हो जाएगा। 60 के अपोजिट हो जाएगा √3, 30 के अपोजिट हो जाएगा 1 और 90 के अपोजिट हो जाएगा 2। ये रेशियो आपको याद रखना है। इसी रेशियो से हम आगे आने वाला जितना भी सवाल होगा उसको तरीके से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हीरा को काट के ही उसको बेहतर बनाया जाता है, वैसे ही आपका एक कमेंट जो है हमारे सेशन को और बेहतर बनाएगा। तो इसीलिए हमको आपके साथ जैसे चाहिए वैसे ही आप लोगों को भी यहाँ पे कमेंट देके आप लोग भी साथ निभाइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।